तो दोस्तों, आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, उसमें सभी यूनिट्स को कवर किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा यूनिट्स ज़्यादातर इग्नोर रहती हैं और ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, इसलिए इनको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे पहले देखेंगे, तो सिस्टम थ्योरी को सबसे पहले पढ़ा जाता है, व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ा जाता है। और व्यवस्था सिद्धांत बेसिकली व्यवहारवादी जो क्रांति हुई थी 1945 के बाद या सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, उसका ये एक परिणाम है। तो जो व्यवस्था सिद्धांत है, ये व्यवहारवादी क्रांति का ही परिणाम है। हम देखते हैं कि 1945 में व्यवहारवादी क्रांति होती है और उसके बाद आगे चल के पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है। व्यवहारवादी क्रांति में बेसिकली क्या हुआ था, अनुभवात्मक जो शैली है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, फैक्ट पर ज़्यादा फोकस किए गए थे और ये समझाने का प्रयास किया गया था कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसे हम नेचुरल साइंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और जो परिणाम या जो सिद्धांत नेचुरल साइंस में बनाए जा सकते हैं, वही सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस में भी गढ़े जा सकते हैं। तो ये एक अनुभवात्मक एक प्रकार से उपागम है, इन द सेंस कि इसमें हम जाते हैं और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बहुत सारे जो इसमें व्यवहारवादी क्रांति, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, जैसे क्वेश्चनेयर वगैरह या केस स्टडी। तो उसमें हम अपने अनुभव के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन या एक प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो व्यवस्था सिद्धांत वही व्यवहारवादी क्रांति का ही सैद्धांतिक शिशु इसको हम कह सकते हैं। अब जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उसमें राज्य, सत्ता, संस्थाएं, पद, जनमत आदि का एक प्रकार से शब्दावली का उपयोग किया जाता था। लेकिन जब हम लोग व्यवहारवादी क्रांति में आते हैं और सिस्टम थ्योरी या व्यवहारवादी क्रांति में जब इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हम जो परंपरागत शब्दावली जैसे राज्य है, उसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहने लगते हैं, उसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहने लगते हैं। राज्य राज्य ही रहेगा, लेकिन उसे हम पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जानने लगेंगे। सत्ता या शक्ति को हम प्रकार या फंक्शन कहेंगे, प्रकार या फंक्शन कहेंगे। संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चर्स कहेंगे, स्ट्रक्चर्स कहेंगे। संस्थाओं को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्स कहेंगे। पद या हमारा जो हैसियत होती है, उसको हम भूमिकाएं कहेंगे। रोल क्या है, रोल क्या है किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का या एक प्रकार से किसी इंस्टीट्यूशन का। जनमत, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार से पब्लिक ओपिनियन, तो उसे हम राजनीतिक संस्कृति कहेंगे, यानी पॉलिटिकल कल्चर कहेंगे कि हम किस प्रकार के कल्चर से, जैसे भारत है या अमेरिका है, वहाँ पर कौन प्रकार से, या चाइना जैसे देश है, वहाँ पर कौन कौन से कल्चर हैं, वहाँ पर जनमत का निर्माण कैसे होता है। तो जनमत का निर्माण एक पॉलिटिकल कल्चर के माध्यम से होगा, इसलिए हम एक नई शब्दावली गढ़ देते हैं, पॉलिटिकल कल्चर। फिर नागरिक प्रशिक्षण, जो पुरानी एक प्रकार से परंपरागत शब्दावली थी, नागरिक प्रशिक्षण, उसको हम राजनीतिक समाजीकरण कह देते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कह देते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति पॉलिटिकल सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसे अपनी जो राजनीतिक समझ है या अपनी राजनीतिक अवधारणा बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो कि हम राजनीतिक समाजीकरण को खैर पढ़ेंगे आगे चल के क्या होता है, लेकिन ये है कि इसमें शब्दावलियों का थोड़ा सा हेर फेर है। तो याद रखिएगा कि राज्य को पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है, जो सत्ता या शक्ति है उसे प्रकार या फंक्शन कहा जाता है, जो संस्थाएं हैं उनका बदला हुआ नाम स्ट्रक्चर्स है, पद को भूमिका कहा जाता है, जनमत को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है और नागरिक प्रशिक्षण को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला जिक्र डेविड स्टन का होता है, जो व्यवस्था सिद्धांत को प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म का प्रयोगात्मक रूप मानता है। और प्रकार को हमने क्या कहा था, शक्ति या सत्ता कहा था। तो ये सत्ता का ही प्रयोगात्मक रूप क्या है, व्यवस्था सिद्धांत। डेविड स्टन ऐसा बोलता है, क्या बोलता है कि ये प्रकारवाद का प्रयोगात्मक रूप है। लेकिन जो एक थिंकर है हार्वर्ड जे स्पैरो, ये इसे स्वीकार नहीं करता है और ऐसा कहता है कि जो व्यवस्था की अवधारणा है, ये 3 शताब्दियों से भी पुरानी है। और लेवियाथन के 22वें अध्याय में जो हॉब्स ने इस अवधारणा का उल्लेख किया था। तो जो बिहेवियरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि ये नवीन अवधारणा है, लेकिन जो हार्वर्ड जे स्पैरो है, ये क्या कहता है कि ये कोई नवीन अवधारणा नहीं है, ये 3 शताब्दियों पुरानी अवधारणा है। जो हॉब्स है, जो उसने लेवियाथन लिखा था, उसके 22वें अध्याय में भी कुछ ऐसी चीजें थीं जिससे हम समझ सकते हैं कि उसने राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। और जो मार्टिन कॉपलान है, वो तो अरस्तु को प्रथम व्यवस्थावादी बताता है, क्योंकि व्यवस्थावाद या व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी एक प्रकार से बिहेवियरलिज्म से
एसोसिएटेड है या बिहेवियरिज्म का ही एक प्रकार से ब्रेन चाइल्ड है। और बिहेवियरिज्म में हम अनुभवात्मक पद्धति या इसको हम अनुभववादी उपागम कहते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से चीज़ों को इन्फर करने का प्रयास करते हैं। और अरस्तू ने किया भी क्या था, उसने 158 प्रकार के जो संविधान थे उनका अवनात्मक अध्ययन किया था, उनका ऑब्जर्वेशनल अध्ययन किया था। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए मार्टिन कैपलान अरस्तू को प्रथम व्यवस्थावादी मानता है। व्यवस्था सिद्धांत का जो सबसे प्रथम जो प्रयोग है जीव विज्ञान में देखने को मिलता है। इसमें एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे लुडविग बर्टन लैफी, वो इसका प्रयोग करते हैं सबसे पहले। कहाँ पर? जीव विज्ञान में। लुडविग लुडविग इनका नाम याद रखिएगा। व्यवस्था सिद्धांत में लुडविग लुडविग बर्टन बर्टन लैफी इसका प्रयोग सबसे पहले करते हैं। कहाँ? जीव विज्ञान में, जूलॉजी में। लेकिन अगर समाज विज्ञानों में या सोशल साइंसेस में देखा जाए कि सबसे पहले व्यवस्था सिद्धांत कब आई, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी में या मानव विज्ञान में सबसे पहले ये रेडक्लिफ ब्राउन और मालिनोव्स्की करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया मानव विज्ञान में। इसके बाद सोशियोलॉजी में पार्सन ने इसका प्रयोग किया और राजनीति विज्ञान में डेविड स्टन ने इसका प्रयोग किया। तुलनात्मक राजनीति में गैब्रियल आलमंड ने इसका प्रयोग किया। और मार्टिन कैपलान, उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में किया है। तो याद रखिएगा कि जीव विज्ञान में लुडविग बर्टन लैफी ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया। उसी को आगे चल के समाजशास्त्र विज्ञानों में या मानव शास्त्र में या एंथ्रोपोलॉजी में इसका प्रयोग रेडक्लिफ ब्राउन या मालिनोव्स्की ने किया। सोशियोलॉजी में पार्सन ने, और राजनीति विज्ञान में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? डेविड स्टन ने। गैब्रियल आलमंड ने इसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसको लेके आए। और इंटरनेशनल राजनीति में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अध्ययन में हम आगे चल के सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे। इंटरनेशनल जब थ्योरीज को पढ़ेंगे तो उसमें सिस्टम थ्योरी भी एक पढ़ेंगे मार्टिन कैपलान की। तो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें सिस्टम थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्टिन कैपलान को। तो ये है इसमें। और कुल मिला के जो राजनीति विज्ञान है उसमें सिस्टम थ्योरी को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डेविड स्टन को दिया जाता है ना। तो अनुभवात्मक शोध कार्य है उसके लिए इस सिद्धांत का प्रयोग आगे चल के हम देखते हैं कि आलमंड, कॉलमैन, डेविड एप्टर, एक्सटीन, मार्टिन कैपलान आदि करते हैं। तो ये तो थिंकर एक प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हैं, लेकिन ये जो मार्टिन कैपलान है ये सिस्टम थ्योरी का प्रयोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में करता है। और अल्मंड पावल का जो व्यवस्था सिद्धांत है ये फेडरलिस्ट पेपर के सख्त पृथक्करण से संबंधित है। ये जो अल्मंड और पावल का जो व्यवस्था सिद्धांत है ये फेडरलिस्ट पेपर के सख्त पृथक्करण से संबंधित है। फेडरलिस्ट पेपर के सख्त पृथक्करण से संबंधित है अल्मंड और पावल का जो व्यवस्था सिद्धांत है वो। अब जो व्यवस्था सिद्धांत है बेसिकली ये आया ही क्यों? सिस्टम थ्योरी क्यों आई? तो सिस्टम थ्योरी, कोई नई थ्योरी आती है तो कहीं ना कहीं पुरानी जो थ्योरियां हैं वो अपना औचित्य पूर्ण कर चुकी होती हैं या वो उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह जाती हैं, इसलिए कोई नया सिद्धांत आता है। इसलिए जब सिस्टम थ्योरी भी आया होगा तो कहीं ना कहीं जो पुरानी थ्योरियां थी या पुराने जो चीजें थी वो इररिलेवेंट हो रहे थे। तो जो अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल या जो परंपरागत पद्धतियों का उपयोग कर रहे थे, जहां पर हम लोग राष्ट्र, राज्य, संविधान, सरकार, इन सब पुरानी अवधारणाओं का ही अध्ययन कर रहे थे। अब चूंकि सेकंड वर्ल्ड वार हो चुका है, बिहेवियरिज्म आ चुका है और है ना उपनिवेशीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, डीकोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और नए नए जो राज्य हैं वो नए नए जो देश हैं वो आजाद हो रहे हैं, तो उनके अध्ययन के लिए कुछ नई पद्धतियां लाने की आवश्यकता है। तो अब जो परंपरागत सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो जो नए नव औपनिवेशिक जो राज्य हैं या जो एक प्रकार से डिकोलोनाइज्ड नए जो राज्य हैं वो उनके जो सिस्टम है उनका अध्ययन करने में सक्षम हो सकें। इसलिए व्यवस्था सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, जो कि आगे चल के हम देखते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड के नेशन हैं, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड के नेशन हैं, उनके अध्ययन के लिए या उनकी राज व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहली बात है कि यही परंपरागत पद्धतियों और उपागमों की अपर्याप्तता, यानी एक प्रकार से ये सफिशिएंट नहीं हो पा रहे थे। दूसरा है कि जो राजनीतिक विश्लेषण है और अध्ययन है उसके लिए हमें व्यापक ढांचे की आवश्यकता थी, है ना। वही बात है कि अब केवल जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अध्ययन का क्षेत्र यूरोप या अमेरिका नहीं रह गया है। अब हम जो नए नए जो देश आजाद हो रहे हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम का भी या एक प्रकार से मार्क्सिज्म जैसे फैला तो हम चाइना और है ना सोवियत संघ जैसे देशों का भी अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारा स्पेक्ट्रम हो वो ब्रॉड हो, है ना। फिर जो तीसरा कारण था कि अभी तक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग थी या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो मेथड्स थे वहां पर कहीं ना कहीं वैल्यूज को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता था, है ना। उस पे है ना
प्रिस्क्रिप्शन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस होता था। लेकिन जब से बिहेवियरिज्म आया तो ये फैक्ट की बातें करने लगा, ये अनुभव की बातें करने लगा और हम देखते हैं कि जो बिहेवियरिज्म है वो प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज़्म से प्रभावित है, जहाँ पर केवल जो पॉजिटिविज़्म में कहा जाता है कि हम केवल उन्हीं चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं या केवल वही चीज़ें सत्य हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो कहीं न कहीं मूल्य पीछे चले जाएँगे। तो बिहेवियरिज्म में यही हुआ कि वैल्यूज़ को बैक बर्नर पर रख दिया गया, वैल्यूज़ को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया और केवल फैक्ट की बातें की गईं और हम अपने अध्ययन को और कितना ऑथेंटिक बना लें, साइंटिफिक बना लें, उस पर फोकस किया गया और एक जो थिंकर है या एक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो अपने जो निजी विचार है, वो रखना कहीं न कहीं भूल गया या उसको दरकिनार किया गया। तो अब चूँकि विचारधारा मुक्त और मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इसलिए हम सिस्टम थ्योरी को लेके आएँगे, जो कि अनुभव की बात करती है, जो कि फैक्ट की बात करती है। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतः अनुशासनात्मक है इन द सेंस कि इसमें किसी एक विषय का ज्ञान क्षेत्र नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें समाजशास्त्र का भी है, जीव विज्ञान का भी है ना? सोशियोलॉजी का भी है, तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर, है ना, इंटरकनेक्शन किया जाता है। मतलब बहुत सारे विषयों से ज्ञान लेके फिर उसको सँजोया जाता है और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। और है ना, यथार्थ है ये, है ना, रियलिटी पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि अनुभव जो हम करते हैं तो वो तो रियल ही होते हैं, है ना? ये बात है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात की गई है। रैंडमली आप कहीं बैठे हैं, सिद्धांत नहीं दे रहे हैं। आप, है ना, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं इन द सेंस कि आपके जो विश्लेषण होगा, जो आप एनालिसिस करेंगे अपनी जो एक प्रकार से अनुभव के माध्यम से, वो हर देश काल परिस्थितियों में लागू होंगे। तो ये है ना, साइंटिफिक अप्रोच ये लाते हैं। व्यवस्था सिद्धांत है, ये एक प्रकार से वही बात है, एम्पिरिकल स्टडी करता है राज्य व्यवस्थाओं की। वही बात है कि अनुभवात्मक या अनुभवमूलक स्टडी करता है ना? ऑब्जर्वेशन के माध्यम से चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास करता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने का प्रयास करता है, इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। तो ये 4 कारण रहे, जिसके माध्यम से जो व्यवस्था सिद्धांत है, वो उभर कर सामने आता है। अब अर्नोल्ड चिकलोड करके एक थिंकर हैं, उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत साहित्य की 3 प्रवृत्तियाँ बताई हैं। 3 प्रवृत्तियाँ बताई हैं, इसमें से सबसे पहला है तो व्यवस्था सिद्धांत स्वयं है, व्यवस्था सिद्धांत स्वयं है और ये नेचुरल साइंसेज़ से प्रेरित है। हाँ, जो कि ये बिहेवियरिज्म का ब्रेन चाइल्ड है और बिहेवियरिज्म में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका उद्देश्य यही था कि जो पॉलिटिकल साइंस है, उसे नेचुरल साइंस बनाया जाए, है ना? उसके जो सिद्धांत हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो हर देश काल परिस्थिति में सेम रहें और उसे नेचुरल साइंस की तरह ट्रीट किया जाए। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान से ये प्रेरित भी होगा। हमने देखा है कि जो सिस्टम थ्योरी है, जीव विज्ञानी जो एक थे, है ना, बर्टन लैफी, उनसे प्रभावित है, तो कहीं न कहीं व्यवस्था सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों से प्रभावित होगा। और ये ग्रांड थ्योरी है इन द सेंस कि अब जो सारी थ्योरियाँ बनेंगी पॉलिटिकल साइंस में या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो कहीं न कहीं सिस्टम थ्योरी को ही बेस पे रख के या उसी के साथ जोड़ के बनाई जाएँगी। इसलिए ये ग्रांड थ्योरी है, महासिद्धांत है ये। और ये जो पॉलिटिकल जो हमने देखा भी था कि जो राजनीति विज्ञान में या पॉलिटिकल साइंस में जो व्यवस्था सिद्धांत है, उसको लाने का काम डेविड स्टन ने किया था। डेविड स्टन से ही कार्ल डॉइच प्रभावित हैं और मार्टिन कैप्लान प्रभावित हैं। तो स्टन से ही प्रभावित जो थिंकर हैं, वो कार्ल डॉइच हैं और मार्टिन कैप्लान हैं। मार्टिन कैप्लान ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था और एक प्रकार से जो कार्ल डॉइच को हम लोग जब डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं या एक प्रकार से इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ते हैं, वहाँ पर जब फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इनको देखते हैं। तो ये एक प्रकार से ये कार्ल डॉइच और मार्टिन कैप्लान दोनों व्यवस्था सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, स्टन उनसे प्रभावित है पॉलिटिकल साइंस में। फिर संरचनात्मक प्रकारवाद इन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये ना मध्य स्तरीय सिद्धांत है, मिडिल रेंज थ्योरी है इन द सेंस कि ये कहीं न कहीं व्यवस्था सिद्धांत को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है, सबसे बड़ी बात। तो ये मध्य स्तरीय सिद्धांत है ना? एक प्रकार से ये क्या है? ये मिडिल रेंज थ्योरी है और इसमें समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और बहुलवाद को एक प्रकार से संयोजित, हमने कहा था ना कि जो सिस्टम अप्रोच है या सिस्टम थ्योरी है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। यहाँ पर बहुत सारे विषयों का ज्ञान इकट्ठा किया गया है। तो जो संरचनात्मक प्रकारात्मक जो माध्यम अप्रोच है, ये भी कहीं न कहीं व्यवस्था सिद्धांत से प्रभावित है और क्योंकि व्यवस्था सिद्धांत स्वयं इंटरडिसिप्लिनरी है, इसलिए ये भी इंटरडिसिप्लिनरी ही होगा। तो समाजशास्त्र या इसमें समाजशास्त्र, मानवशास्त्र व बहुलवाद से ये प्रभावित है और हमने देखा है कि मेलानोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन ये मानवशास्त्री हैं, पार्सन्स समाजशास्त्री थे और बेंटले व ट्रूमैन ये बहुलवादी थे।
आमंड ने इन तीनों परंपराओं को मिलाने का काम किया। वही है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाने का प्रयास किया है और तीनों क्षेत्रों के या तीनों विषयों के ज्ञान को मिला के एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका एक नई प्रवृत्ति है या एक और प्रवृत्ति है लोक नीति। तो ये इसमें हम व्यवस्था सिद्धांत की पुनर्व्याख्या की जाती है, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत और सिद्धांतकार देखते हैं। तो जो डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल है, ये जर्नल सिस्टम थ्योरी से प्रभावित है। जर्नल सिस्टम थ्योरी वही जो किसने दिया था, एक प्रकार से बर्टन लाइफी ने दिया था। बर्टन लाइफी ने दिया था, ये उससे प्रभावित है और इसमें डायनामिज्म या तथ्यात्मकता और परसिस्टेंस पर फोकस किया जाता है। डायनामिज्म क्यों? क्योंकि अब हमको नए-नए जो है ना, नए-नए देश जो आज़ाद हो रहे हैं, उनके सिस्टम को अध्ययन करना है। फिर हमें अब जो व्यवस्था सिद्धांत है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम है इन द सेंस कि मान लो आपने कोई है ना सपोर्ट लिया, किसी से डिमांड ली और आपने पॉलिसीज बनाई, डिसीजन दिए सरकार ने। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक बार डिसीजन दे दिया, एक बार पॉलिसी बना दी तो अब वो पॉलिसी दोबारा बनेगी नहीं, है ना। फीडबैक आएगा। जैसे जीएसटी भारत में आया तो जीएसटी को सुधारने के लिए लगातार फीडबैक जनता से लिया जा रहा था और उस फीडबैक के हिसाब से सरकार मॉडिफाई कर रही थी। तो ये क्लोज सिस्टम नहीं था, ये ओपन प्रणाली थी जहां पर जनता से फीडबैक लेके या लोगों से फीडबैक लेके जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर से नई नई चीजें उसमें जोड़ी जा रही थी जिससे कि आम जन को सुविधा हो। तो ये एक प्रकार से इसमें डायनामिज्म भी पाया जाता है, यानी तथ्यात्मकता भी पाई जाती है और इसमें परसिस्टेंस का भी लक्ष्य रखा जाता है, यानी सातत्य मेंटेन रहे इन द सेंस कि हमें जीएसटी जो एक प्रकार से बिल है उसको पूरी तरह से खारिज नहीं करना है, क्योंकि उसको बनाए रखना है, इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन जरूरी है ना। तो जो लार्जर जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें डायनामिज्म रहेगा इन द सेंस कि उसकी जो छोटी-छोटी चीजें हैं उनको बदला जाएगा, जिससे कि उससे आम जन को या उसको हमेशा के लिए रिलेवेंट बनाए रखा जा सके। फिर है आमंड, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच देते हैं और कोलमैन आमंड है ना, तो आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शन मॉडल है। वहीं आमंड कोलमैन संरचनात्मक प्रकारवाद को अपनाते हुए अनुकूलन यानी एडेप्टेशन और संधारण यानी मेंटेनेंस और स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी के लक्ष्यों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। तो ये प्रकार से एडेप्टेशन हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है किस प्रकार से नए-नए जो इवेंट हो रहे हैं उनके प्रति किस प्रकार से अडेप्ट करता है ना, उनको किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं उनको मेंटेन रखता है, नई व्यवस्थाएं लाता है और स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी अल्टीमेटली कैसे बनाए रखता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम बर्बाद ना हो जाए, अल्टीमेटली इनका ये भी लक्ष्य रहा है। मिचेल ने एक्सचेंज मॉडल दिया है, उनकी एक बुक है अमेरिकन पॉलिटी, द अमेरिकन पॉलिटी, ये 1962 में आती है, उसमें उन्होंने एक्सचेंज मॉडल दिया। और रॉबर्ट मिशेल जो कि एक जर्मन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की दिया है। आयरन लॉ ऑलिगार्की, अल्पतंत्र का लोह नियम, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट मिशेल का आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल का आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। अब हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत में क्या था कि जो राजनीति विज्ञान के जो प्राचीन या शास्त्रीय विचारक हैं या ट्रेडिशनल जो थिंकर हैं, उन्होंने ज्ञान, विवेक, धर्म, प्राकृतिक विधि, परंपरागत कानून आदि को राज्य का प्राण तत्व माना। यानी राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ज्ञान है, रीजन है, विवेक है ना, धर्म है, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विधि है, परंपरागत कानून है। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो इससे ऊपर चले गए और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो मैक्स वेबर का आता है और उन्होंने औचित्यपूर्ण भौतिक बल प्रयोग को राजनीतिक व्यवस्थाओं का केंद्र तत्व माना। यानी ऐसी संस्थाएं जो एक प्रकार से लेजिटिमेट रूप से फिजिकल जो फोर्स है उसका प्रयोग कर सकती हैं, वही राजनीतिक व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु है। तो भारत में जैसे भारत सरकार है तो उसके पास एक प्रकार से लेजिटिमेसी है बल प्रयोग करने की, है ना। वो लोगों के ऊपर डंडा बरसा सकती है, लोगों को मृत्युदंड दे सकती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पास लेजिटिमेसी है ना। उसने जनता का विश्वास जीता हुआ है और लोगों का विश्वास है इसमें, इसलिए वो ऐसा कर पा रही है। तो ऐसी संस्थाएं जो औचित्यपूर्ण भौतिक बल का प्रयोग कर सकें, वही राजनीतिक व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु होंगी। अब गवर्नमेंट एक प्रकार से केंद्र बिंदु तो होगी क्योंकि एग्जीक्यूटिव शक्ति उसके अंदर है। स्टर्न इसको जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू कहता है, मूल्यों का सत्तात्मक बंटवारा इसको कहता है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू कहता है। फिर लासवेल और कॉपलैंड ने कठोर वंचनाओं, सीवियर डिप्रिवेशन जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया है राजनीतिक व्यवस्थाओं के मूलाधार को बताने के लिए। तो जो सीवियर डिप्रिवेशन है, कठोर वंचनाएं हैं,
इस शब्दावली का उपयोग राजनीतिक व्यवस्थाओं के मूलाधार को समझाने के लिए क्लासवेल करता है। डाहल जो राजनीतिक व्यवस्था का मूलाधार है उसे शक्ति, सत्ता या शासन से संबद्ध मानता है। कैटलिन ने इसे इच्छाओं का नियंत्रण कहा है। इच्छाओं का नियंत्रण कहा है। आमंड के लिए वह न्यूनाधिक रूप से औचित्यपूर्ण भौतिक बल के प्रयोग या प्रयोग किए जाने के भय से एकीकरण व अनुकूलन कार्य निष्पादित करने वाली व्यवस्था है। तो आमंड के लिए क्या है यह न्यूनाधिक रूप से यानी सबसे कम मिनिमल रूप से औचित्यपूर्ण भौतिक बल प्रयोग, वही लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स का प्रयोग करेगी। प्रयोग किए जाने के भय से, यानी आप सरकार अपना बल प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि वो प्रयोग कर सकती है, से क्या है कि एक एकीकरण आता है। लोग सिस्टम में रहते हैं, लोग बहुत ज्यादा चूचपड़ नहीं करते हैं और एक प्रकार से मेंटेनेंस बना रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत में अराजकता आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं पुलिस का भय भारत में है। ये है स्टर्न व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति विज्ञान के एकीकरण, विकास व मार्गदर्शन के लिए अवधारणात्मक विचारबंद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो ये व्यवस्था सिद्धांत को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास करते हैं या उसके रूप में इसका प्रयोग करने के लिए सुझाव देते हैं। अब व्यवस्था सिद्धांत की जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लुडविग बर्टनलेफी जो प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक है उनकी परिभाषा को देखते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि व्यवस्था अंतः क्रियाओं में संलग्न तथ्यों का सेट है। व्यवस्था क्या है? अंतः क्रियाओं में संलग्न तथ्यों का सेट है। मान लो ये एक कोई व्यवस्था है, इसके अंदर छोटी छोटी उप व्यवस्थाएं होंगी और उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा, अंतः क्रिया होगी, उसके जो ये सेट पूरे निकल के आएंगे तो ये पूरा एक फिर ये व्यवस्था बन जाएगी, है ना। तो ये क्या है? अंतः क्रियाओं में संलग्न तत्वों का एक सेट है। क्या? व्यवस्था। सिस्टम क्या है? अंतः क्रियाओं में संलग्न तत्वों का एक सेट है। सिस्टम क्या कहता है? व्यवस्था अंतः संबंधों या अंतः क्रियाओं का समुच्चय है, जो बहुत सारी सब सिस्टम है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है वो एक प्रकार से उसका समुच्चय क्या है? व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंदर अंतः क्रियाओं की उस प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा मूल्यों का बाध्यकारी या प्राधिकृत आवंटन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंदर अंतः क्रियाओं की उस प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा मूल्यों का बाध्यकारी या प्राधिकृत आवंटन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह जिसके अंतर्गत इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर इनपुट क्या है? हमारे पास सपोर्ट, जनता सपोर्ट देती है प्लस कुछ डिमांड करती है। तो सरकार है ना, जो सरकार है या जनता है उसने आपको सपोर्ट किया, आपको वोट किया और आपसे डिमांड की कि आप 370 लाइए या 70 को हटाइए या राम मंदिर बनाइए। फिर आप उसको आउटपुट देंगे अपने पॉलिसीज के माध्यम से और अपने डिसीजंस के माध्यम से। तो ये राजनीतिक व्यवस्था क्या है? अंतः क्रियाओं का एक ऐसा समूह जिसके अंतर्गत इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों के सतत प्रतिमान का नाम है। स्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत में परसिस्टेंस को केंद्रीय स्थान दिया गया है। तो एक प्रकार से जो स्टेबिलिटी है या स्टेटस को बनाए रखने की जो बात है कि सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त ना हो, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा फिर किसी भी चीज का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सिस्टम को बनाए रखना कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण है स्टर्न के लिए। स्टर्न का पूरा राजनीतिक विश्लेषण व्यवस्था पर ही आधारित है। स्टर्न के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों के प्राधिकृत बंटवारे का नाम है। राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों के प्राधिकृत बंटवारे का नाम है। तो मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा, इसको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो नीतियों के माध्यम से, दूसरा कौन उसको करेगा, अथॉरिटी कौन सी होगी, और उससे प्रभावित लोग कौन से होंगे, समाज, है ना। तो नीतियां मूल्यों का आवंटन करती हैं। जैसे मान लो भारत में कोई सॉफ्टवेयर नीति आ गई या इलेक्ट्रॉनिक्स नीति आ गई, तो वो क्या करेगी? मूल्यों का आवंटन करेगी, है ना। भारत में बहुत सारी पॉलिसी बनाई, जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी है, तो वो क्या करती है? मूल्यों का यानी वैल्यूज का एक प्रकार से आवंटन करती है कि किसको क्या मिलेगा, है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई, तो उसमें क्या है कि किस सेक्टर को, एमएसएमई को या फलाने सेक्टर को या ठिकाने सेक्टर को क्या मिलेगा, है ना। ये एक प्रकार से ये डिसाइड करती हैं नीतियां। यह सातत्य निर्णय है, एक प्रकार से ये हमेशा चलने वाला निर्णय है ना। बहुत सारी पॉलिसियां आती हैं, है ना। पॉपुलेशन पॉलिसी आई, फिर आईटी पॉलिसी आई, तो मतलब ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी, जैसे आईटी पॉलिसी आ गई 2000 में, तो उसके बाद उसमें बदलाव नहीं होगा, उसमें बदलाव होता रहेगा।
नीतियों में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो डिसीजन आप बनाएं, फिर उसका क्रियान्वयन करें और फिर एडजुडिकेशन करें। तो नीतियों का निर्माण के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास लेजिस्लेचर है, या हमारे पास आसान शब्दों में कहें तो संसद है। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, या है ना, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, या इसे हम ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। और नीति अधिनिर्णय, यानी कि अगर कोई फॉल्ट है या किसी को ग्रीवांस है तो उसको एजुडिकेट करने की या उस पर निर्णय देने की, है ना, शक्ति किसके पास है? तो इसे हम जुडिशरी कह सकते हैं। तो ये है। अब नेक्स्ट है इसमें जो बंटवारे में जो सेकंड जो आयाम है जिसका पर्सपेक्टिव है वो है प्राधिकरण। तो प्राधिकार, सॉरी, अथॉरिटी। तो नीति क्रियान्वयन का ये माध्यम है, अथॉरिटी। तो भारत में अथॉरिटी किसके पास है? अल्टीमेट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है ना, जो रियल अथॉरिटी है ना। तो उनके पास क्या है? नीतियों के क्रियान्वयन करने का जो एग्जीक्यूटिव होता है जिसे हम, है ना, एक प्रकार से कैबिनेट कह सकते हैं, या भारत में ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं आसान शब्दों में। ये क्या है? ये नीतियों को क्रियान्वयन करने का माध्यम होता है ना। तो जैसे भारत में जिले लेवल पे कलेक्टर है, तो ये एक अथॉरिटी है जो जो बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने का माध्यम। प्राधिकारी प्रभुत्व के कारण ही जनता नियमों का पालन करती है। तो प्राधिकारी प्रभुत्व के कारण ही, अब चूंकि अथॉरिटी है, और अथॉरिटी कैसी है? लेजिटिमेट है। ऐसा नहीं है कि अब कलेक्टर बैठा है या प्राइम मिनिस्टर बैठा है तो वो मनमाने तरीके से बैठा है। आपने वोट किया है तो आपका उस पर विश्वास है, इसलिए अब आपको उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ही चुना है और वो चुनाव किया है, और वो प्रतिनिधि जाके संसद में कानून बनाया है, तो जो कानून बने हैं अब आप उसका पालन आपके लिए करना अनिवार्य है। समाज, तो नीतियां संपूर्ण समाज के लिए होती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी की सरकार है तो हिंदुओं के लिए नीतियां बनाएगी, बस नहीं। जो नीतियां होंगी सबके, समाज में जितने भी धर्म संप्रदाय जाति धर्म के लोग रहेंगे सबके लिए नीतियां रहेंगी, कॉमन रहेंगी। किसी विशेष धर्म समाज या व्यक्ति के लिए नीतियां नहीं बनाई जाती। और इसमें जो स्टन है, स्टन के अनुसार व्यवस्था या प्रणाली उन तथ्यों का समूह है जो अंतर संबंधित हों, उन तथ्यों का समूह है जो अंतर संबंधित हों, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हों, अन्योन्याश्रित हों, यानी कि इंटरडिपेंडेंट हों, यानी एक दूसरे पर आश्रित हों, और अंतर क्रिया करते हों, यानी एक दूसरे से क्रिया करते हों। तो व्यवस्था क्या है? उन समूहों का, उन तथ्यों का समूह है जो अंतर संबंधित। तो भारत में जैसे मान लो आप देखो, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इसके माध्यम से इसको समझो। तो व्यवस्था या प्रणाली उन तथ्यों का समूह है जो अंतर संबंधित हों। तो कहीं न कहीं जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये स्टेट से संबंधित है ना? ये स्टेट से संबंधित, तो ये अंतर संबंधित है, और इनको अंतर संबंधित यानी इनको एक प्रकार से जोड़ने वाला या कोऑर्डिनेट करने वाला, इंटरकनेक्टेड करने वाला जो तत्व है, स्टेट है। अब ये आपस में क्रिया भी करती हैं। तो लेजिस्लेचर कोई कानून बनाया, उसको एक प्रकार से इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। उस पर अगर कोई फॉल्ट है तो उस पर फैसला कौन देगी? जुडिशरी देगी, है ना। तो ये आपस में एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट भी है। और अंतःक्रिया यानी कि अब एक दूसरे, है ना, को एक प्रकार से एक दूसरे के साथ ये क्रियाएं भी करती हैं। ऐसा नहीं जुडिशरी अलग सेल में रह रही है, एग्जीक्यूटिव अलग सेल में रह रही है, लेजिस्लेचर नहीं। ये आपस में एक दूसरे से हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं किसी भी फॉर्म में, है ना। तो ये है ये। और तो इसे हम एक प्रकार से व्यवस्था कह सकते हैं इसको, है ना। ये प्रणाली है। अमन व्यवस्था के 3 रूप मानता है। कौन-कौन से? व्यापकता, यानी इसमें ब्रॉडनेस होनी चाहिए, फिर अनिश्चितता यानी वही इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, और सीमाएँ। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रकार से कोई चीज़ अनलिमिटेड है, कहीं न कहीं लिमिट्स हमें दिखानी पड़ेंगी। सीमाएँ भी इसमें ये बात करता है। तो नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएँ। स्टन के द्वारा ये वर्णित विशेषताएँ हैं। हालाँकि इसके बारे में हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का समुच्चय है। यहाँ पर इंटरेक्शन होता रहता है और ये इसका एक सेट है। तो अंतःक्रिया व्यवस्था विश्लेषण की मूल इकाई है, यानी इंटरेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इंटरेक्शन विभिन्न सबसेट के बीच नहीं होगा या विभिन्न जो बिंदु हैं उनके बीच नहीं होगा, तो जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं स्थायी या व्यवस्था संचालित नहीं हो पाएगी। फिर राजनीतिक व्यवस्था और प्राकृतिक व्यवस्था में काफ़ी समानताएँ हैं। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रकार से बिहेवियरिज्म ने नेचुरल साइंस बनाने का ही प्रयास किया है, तो उसी से बहुत सारी चीज़ें लेने का ये प्रयास करते हैं। और जो राजनीतिक व्यवस्था है ये डायनेमिक है, ये तथ्यात्मक है, ये स्टैटिक नहीं है, इन द सेंस कि इसमें फीडबैक फीडबैक लूप के थ्रू बार-बार जो
एक प्रकार से फीडबैक आता रहता है, जिससे कि जो व्यवस्था है उसको सतत बनाया जा सके, उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो और जो गत्यात्मकता है या डायनेमिक जो इसका नेचर है वो फीडबैक के कारण है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जो गलतियाँ हैं उसको सुधारने का बार-बार मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार ये बंद व्यवस्था नहीं है, ये एक ओपन व्यवस्था है, जो अपने बाह्य और आंतरिक पर्यावरण जो आर्थिक पर्यावरणीय कारक हैं उनसे प्रभावित होती है, और यह अपने जो पर्यावरण है उसके साथ लगातार विनिमय और ट्रांजैक्शन करती रहती है। तो फीडबैक मिलेगा ही क्यों? क्यों? क्योंकि पर्यावरण में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो आपको लगातार फीडबैक देते रहेंगे। इसलिए ये व्यवस्था खुली है, इसलिए ये व्यवस्था डायनेमिक है। डायनेमिक है इसलिए है क्योंकि फीडबैक बार-बार फीडबैक मिल रहा है। फिर जो राज्य व्यवस्था है वो खुद एक उपव्यवस्था है। तो अगर ये होल सोसाइटी है, अगर हम इसको इस बॉक्स को एक पूरा समाज देखें, तो इसमें बहुत सारी संस्थाएँ होती हैं, जैसे आर्थिक व्यवस्था हो गई, है ना? इसमें सांस्कृतिक व्यवस्था होती है ना? इसमें इसमें धार्मिक व्यवस्था होती है, और इसमें राजनीतिक व्यवस्था भी होती है। तो राजनीतिक व्यवस्था, ये पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा समाज है, सोसाइटी है, उसकी एक उपव्यवस्था है। उसमें और बहुत सारी उपव्यवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? तो धार्मिक है, सांस्कृतिक है ना? और आर्थिक जो व्यवस्थाएँ हैं, इसमें उसका महत्वपूर्ण भाग है, और राजनीतिक व्यवस्था उन्हीं सब उपव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन अब राजनीतिक व्यवस्था की भी बहुत सारी उपव्यवस्थाएँ हैं, जिसमें राजनीतिक दल आते हैं, जिसमें दबाव समूह आते हैं, जिसमें एनजीओज़ आते हैं, जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, तकनीक, संचार साधन, ये सब इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और जो ईस्टर्न है, इन्हें यानी जो बहुत सारी जो उपव्यवस्थाएँ हैं राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, उन्हें ये पैरा पॉलिटिकल सिस्टम कहता है, पैरा पॉलिटिकल या परा राजनीतिक व्यवस्था कहता है। और राजनीतिक व्यवस्था अपनी बाध्यकारी व साधिकारी निर्णय निर्माण क्षमता के कारण अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं से अलग है। लेकिन अब तो राजनीतिक व्यवस्था अन्य जो सामाजिक उपव्यवस्थाएँ हैं, उनसे अलग है, इसलिए है क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर बाध्यकारी, यानी आप फ़ोर्सफुली अपनी बातें मनवाने के लिए एक प्रकार से है ना? आप किसी भी संस्था से फ़ोर्सफुली अपनी बातें मनवा सकते हैं। आप अपने लिए, है ना? फ्रूटफुल निर्णय या फ्रूटफुल अ, ऑब्जेक्टिव या फ़ेवरेबल कंडीशन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जबकि आर्थिक या धार्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी को बाध्यकारी एक प्रकार से निर्णय दे दें। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा हो सकता है, इसलिए ये अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से अलग है। प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक व्यवस्था में मेंटेनेंस व एडाप्टेशन की क्षमता होती है। प्रत्येक जो व्यवस्था होती है, कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लो धार्मिक सिस्टम भी है, उसमें भी कहीं न कहीं मेंटेनेंस और अनुकूलन की क्षमता होती है। कैसे? जैसे भारत में, है ना? अगर हम ईसा से पूर्व चले जाएँ तो भारत में ब्राह्मणवाद फैल चुका था। फिर उसके बाद बुद्धिज़्म आया और जैनिज़्म आए, और उन्होंने कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद की भर्त्सना की और उसको कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया, और लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से ज़्यादा प्रभावित होने लगे। लेकिन फिर 8वीं 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण की जो परंपराएँ हैं, रहन-सहन है, वो फिर से एक प्रकार से अपने आप को मॉडिफ़ाई करती हैं, और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जैसी जो परंपराएँ हैं, उनको अंदर अपने समेटते हुए एक नया ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव देने का, शंकराचार्य जी के माध्यम से वो एक नया ही, है ना, विज़न देने का प्रयास किया जाता है। तो हर जो व्यवस्था है वो अपने आप को एडॉप्ट करती है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और फिर उसको मेंटेन करने का प्रयास करती है। तो यही है, उसके अंदर मेंटेनेंस और अनुकूलन दोनों की क्षमताएँ होती हैं। तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए तो उसमें मेंटेनेंस या अनुरक्षण कैसे होगा? तो नए पद, नई संरचनाएँ बनाकर, है ना? और पुरानी में सुधार करके ऐसा किया जाता है ना? फिर इसमें जो अनुकूलन है, तो ये परिवर्तनों में अनुकूल व्यवस्था को ढालना, माँगों की अनुकूल पूर्ति को बढ़ाना। तो जो परिवर्तन हुए हैं, उनके अनुसार हम अपनी व्यवस्था को एक प्रकार से, अब जैसे मान लो भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके प्रकार से नई-नई संस्थाएँ बनेंगी, और उनको कैटर करने के लिए नई-नई संस्थाएँ बनाई जाएँगी। तो उसके लिए प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव भी होता है और सातत्य भी होता है। तो दबाव क्यों पैदा होता है किसी भी व्यवस्था में? तो अगर एक है ना, लिमिट ज़्यादा आपकी माँगें बढ़ गई, जनता की माँगें लिमिट ज़्यादा बढ़ गई, है ना? तो दबाव आएगा, या आपकी जो मान लो सप्लाई है 100 की, आपकी सप्लाई 80 में आ गई, तो ही दबाव बढ़ जाएगा। तो दबाव क्यों बढ़ता है? या तो माँगें घट गई, या तो आपूर्ति कम हो गई। इससे क्या है, व्यवस्था पर एक प्रकार से संकट आ जाता है, और इन व्यवस्थाओं से
या इन जो संकट है उससे व्यवस्था को चुनौती मिलती है। और परसिस्टेंस क्या है या सातत्य क्या है? तो ये दबाव का उल्टा है। दबाव के बावजूद व्यवस्था का टिके रहना, व्यवस्था की क्षमता को बने रहना, ये क्या है? परसिस्टेंस है। तो भारत का जो संविधान है ना, उस पे समय समय पर बहुत सारे दबाव आए, है ना। जब केशवानंद भारती केस हुआ, है ना, एक प्रकार से मिनर्वा बिल केस हुआ, बहुत सारे ऐसे केस आए, बहुत सारे से दबाव आए, लेकिन भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बहुत सारे उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए, लेकिन भारत का संविधान आज भी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ज्यों का त्यों बना हुआ है। यही है भारतीय संविधान की सातत्य या परसिस्टेंस मेंटेन रखने की क्षमता, है ना, कि दबाव आया लेकिन उसको वो ओवरकम कर गया, ये है। तो सातत्य के पर्याय क्या है? तो दृढ़ता, टिकना या अटलता। तो भारत का संविधान है दृढ़ रहा, अटल रहा, है ना। उसके जो बेसिक टेनेंट्स हैं या बेसिक जो सिद्धांत हैं वो चेंज नहीं हुए। हाँ, उसमें जनता की भावनाओं के या जनता को क्योंकि संविधान बनाया गया जनता के लिए बनाया गया, जनता की भावनाओं को, जनता को कैटर करने के लिए बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन जो उसका मूल ढांचा था, व्यवस्था का मूल ढांचा था, वो कहीं न कहीं बना रहा। ऐसे भारत की जुडिशरी में भी हुआ ना, फर्स्ट जजेस केसेस आए, सेकंड जजेस केसेस आए, थर्ड जजेस केसेस आए, लेकिन जुडिशरी एज जो इंस्टीट्यूशन है आज भी बनी हुई है। बहुत सारे केसेस हुए, है ना, इमरजेंसी का समय आया, लेकिन जुडिशरी एज इंस्टीट्यूशन आज भी कायम है। तो ये है, और इसके जो दृढ़ता है, अटलता है, टिकना, ये एक पर्याय है सातत्य के। और ईस्टन ने अपने इनपुट आउटपुट मॉडल में जो परसिस्टेंस है उसको एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, बहुत ही सेंटर एलिमेंट के रूप में इसको ट्रीट किया है। और सातत्य परसिस्टेंस क्यों बना रहता है? क्योंकि हमको कॉन्स्टेंटली फीडबैक मिलता रहता है। तो राजनीतिक व्यवस्था क्योंकि पर्यावरण से जुड़ी है और पर्यावरण से हमें कॉन्स्टेंटली फीडबैक मिलता रहता है, इसलिए मेंटेनेंस बना रहता है। तो भारत में या विश्व में बहुत सारी सरकारें गिर गई, क्योंकि वो पर्यावरण से डायरेक्ट टच में नहीं थी या पर्यावरण से वो कांटेक्ट में नहीं थी, तो उनको रेगुलर फीडबैक नहीं मिला, तो उन्हें लगा बहुत सही चल रहा है। जैसे शेख हसीना की सरकार गिरी, तो कहीं ना कहीं उनका पर्यावरण या उनका जनता से जुड़ाव कम हो गया, तो उन्हें फीडबैक मिलना बंद हो गया। जब फीडबैक मिलना बंद हो गया तो अपने एक्सेल में रहना स्टार्ट कर दी और जनता के मूड को भाप नहीं पाई, तो परसिस्टेंस नहीं रह पाया, ब्रेक डाउन हो गई व्यवस्था। इसका कारण ये है। तो अगर आप पर्यावरण से डायरेक्टली इंटरेक्ट रहेंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक मिलेगा तो आप उसको एक प्रकार से मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे, अनुकूलित करने का प्रयास करेंगे, अडेप्ट करने का उस पर प्रयास करेंगे, ये बात है। अब डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत आते हैं। अभी तक तो सिस्टम थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत देखा। अब डेविड ईस्टन का या इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक जानकारी ली, है ना। अब हम लोग डेविड ईस्टन के सीधे व्यवस्था सिद्धांत पर आते हैं। इसको बहुत अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो इसको तो हम अभी देख ही चुके हैं कि इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे ब्लैक बॉक्स मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा इसे फ्लो मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसे हम इनपुट आउटपुट मॉडल भी कह सकते हैं, उसे हम ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कह सकते हैं, उसे हम फ्लो मॉडल भी कह सकते हैं। और ईस्टन की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द पॉलिटिकल सिस्टम कोलन एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये 1953 में आती है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ईस्टन ने व्यवस्था की सोच संबंधित सृजनात्मक अवधारणा को 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने व्यवस्था की सोच संबंधी जो सृजनात्मक क्रिएटिव अवधारणा है उसको अपनी इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने इसको वर्णित किया है। फिर उनकी जो सेकंड पुस्तक आती है, ये अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस आती है। अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 में ये पुस्तक आती है। तो इस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने राजनीतिक जीवन को व्यवहार की व्यवस्था कहा है। राजनीतिक जीवन को क्या कहा है? व्यवहार, बिहेवियर्स का सिस्टम ऑफ बिहेवियर कहा है, कि किस प्रकार से हम लोगों के बिहेवियर को अध्ययन करते हैं, वही है राजनीतिक जीवन। सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, 1965 में एक और पुस्तक आती है, अ सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और फिर है द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, 1990 में आती है, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसमें प्रकारों यानी वही फंक्शन है ना, फंक्शंस के अलावा संरचनाओं को भी विशेषकर राज्य को केंद्रीय स्थान दिया गया। तो इसमें प्रकार के अलावा संरचनाओं को भी विशेषकर राज्य को केंद्रीय स्थान इसमें दिया गया है। तो आप कहीं ना कहीं ये फिर से वही परंपरागत व्यवस्था की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का ईस्टन ने 1965 में अपनी जो पुस्तकें आई थी, सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस
और सिस्टम फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस और सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में विस्तार से इसकी विवेचना की है। अब स्टर्न पर प्रभाव तो हमने देखा है कि जो स्टर्न का जो व्यवस्था सिद्धांत है ये इंटरडिसिप्लिनरी है, इन द सेंस कि इसमें केवल एक विषय का वर्णन नहीं है या इसमें केवल एक विषय को नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों से इसमें ज्ञान लिया गया है। जैसे जीव विज्ञान से व्यवस्था की अवधारणा ली गई, संचार सिद्धांत से इनपुट आउटपुट व फीडबैक का मॉडल लिया गया है, और जबकि अर्थशास्त्र से आवंटन, होमोस्टैटिस, संतुलन, अंतःनिर्भरता, लक्षण अन्वेषण आदि शब्दावलियां ली गई हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें जीव विज्ञान से व्यवस्था ली गई है, व्यवस्था की अवधारणा ली गई है, संचार सिद्धांत से इनपुट आउटपुट व फीडबैक मॉडल लिया गया है, अर्थशास्त्र से आवंटन, होम्योस्टैटिस, संतुलन, अंतःनिर्भरता, लक्ष्य अन्वेषण आदि शब्दावलियां ली गई हैं। और स्टर्न पर पार्सन्स, WRSV, रॉबर्ट के मार्टिन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और स्टर्न को राजनीति विज्ञान का टॉलकोट पार्सन कहा जाता है। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि हॉब्स को राजनीति विज्ञान का या पॉलिटिकल साइंस का गैलीलियो कहा जाता है, इन द सेंस कि जो काम गैलीलियो ने जो विज्ञान के लिए या साइंस फिजिक्स के लिए किया वही काम हॉब्स ने पॉलिटिकल साइंस के लिए किया। तो जो काम टॉलकोट पार्सन ने जो विज्ञान में सोशियोलॉजी में किया है ना, वहाँ पर सिस्टम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, वही काम पॉलिटिकल साइंस में स्टर्न ने किया। क्या करके? सिस्टम थ्योरी को इंट्रोड्यूस करके। तो जो स्टर्न है वो पार्सन्स के समान व्यवस्थाओं के स्थायित्व, सुव्यवस्था यानी ऑर्डर तथा परसिस्टेंस से संबद्ध है, किंतु उसका परिप्रेक्ष्य राजनीतिक है। तो स्टर्न का परिप्रेक्ष्य सोशोलॉजिकल न होकर राजनीतिक है। और जो व्यवस्था है, व्यवस्था उपागम है, सिस्टम्स अप्रोच है, उसमें माइक्रो और माक्रो दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो व्यवस्था जैसे मान लो जुडिशरी है, उसका आप अध्ययन कर लो, ये माइक्रो। माक्रो में आप चले जाओ तो पूरा आप एक प्रकार से स्टेट का अध्ययन कर लो, है ना। या माइक्रो में आप देख लो तो एक इंडिविजुअल देश का आप अध्ययन कर लो, माक्रो में आप पूरे वर्ल्ड का अध्ययन कर लो। तो इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है। और स्टर्न का ने दावा किया था कि उसकी जो सिस्टम्स अप्रोच है वो थर्ड वर्ड, फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड, सेकंड वर्ड सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी के जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब राजनीति विज्ञान पर समाज शास्त्र का क्या प्रभाव रहा है उसको देखते हैं। तो हम पहले से भी जानते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो इंटरडिसिप्लिनरी है और ऑब्जर्वेशनल है या एम्पिरिकल है ना। और इसमें समाजशास्त्री पद्धतियां एवं प्रविधियां इससे एक प्रकार से ली गई हैं। तो यंग करके एक थिंकर है या है ना विचारक है ना, वो क्या कहते हैं कि डेविड स्टर्न का जो व्यवस्था सिद्धांत है, आर्मंड एवं कॉलमैन का जो संरचनात्मक प्रकारात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शन मॉडल है, ये समाज शास्त्र के जनरल सिस्टम थ्योरी से ही पैदा हुआ है। तो डेविड स्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत, आर्मंड एवं कॉलमैन का संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल समाज शास्त्र के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से ही पैदा हुआ है। ऐसा कौन बोलते हैं? यंग ऐसा। तो इसमें नेक्स्ट है प्रमुख समाज शास्त्रीय अवधारणाएं। सबसे पहले है वर्णन प्रधान अवधारणाएं। वर्णन प्रधान अवधारणाएं, जो वर्णन प्रधान अवधारणाएं हैं इसमें मुक्त एवं बंद या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक व्यवस्थाओं से ये इसका संबंध है। जो वर्णन प्रधान अवधारणाएं हैं इनका संबंध ओपन या क्लोज या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक व्यवस्थाओं से इसका संबंध है। जो नियमन यानी रेगुलेशन और संधारण विषयक जो अवधारणाएं हैं उनका संबंध स्टेबिलिटी से है, इक्विलिब्रियम से है, संतुलन से है, होमोस्टैटिस से है, यानी किस प्रकार से स्थायित्व स्टेबिलिटी सिस्टम में मेंटेन रहेगी, इसका संबंध इन प्रक्रियाओं से है। और इसके अंतर्गत फीडबैक मैकेनिज्म आता है, फिर रिपेयर आता है, रिप्रोडक्शन आता है और एंट्रोपी आती है। उत्क्रम मापन आदि अवधारणाएं इसके अंदर विकसित की गई हैं कि किस प्रकार से स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम या होमोस्टैटिस मेंटेन करने के लिए फीडबैक चैनल का उपयोग किया जाएगा। और हम जो एक प्रकार से जो लाइन ऑफ कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसको किस प्रकार से उसको रिपेयर करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे और उत्क्रम मापन करेंगे। फिर परिवर्तन विषयक जो अवधारणाएं हैं, तो ये व्यवस्थाओं के गत्यात्मक किंतु अविघटनात्मक परिवर्तनों से इसका संबंध है, चाहे आंतरिक प्रक्रिया से उत्पन्न हो या बाह्य प्रक्रियात्मक या बाह्य परिमाणात्मक दशाओं से पैदा हुई हो, ये परिवर्तन विषयक अवधारणाएं। और इनमें व्यवस्थाओं के अनुकूलन, ग्रोथ आदि विषयक अवधारणाएं आती हैं। तो जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से अडेप्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन और किस प्रकार से ग्रोथ होगा निरंतर, इस पर
ये चीज़ें सोशियोलॉजिकल जो सिस्टम है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, उससे ली गई हैं, जिनको डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस में बारो कर लिया गया। फिर कुछ विध्वंसक विषयक अवधारणाएँ हैं, जिसमें सिस्टम में डिसरप्शन आता है, डिसोल्यूशन आता है और ब्रेकडाउन आता है। तो जब भी व्यवस्थाओं पर संकट आता है या स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। कैसी परिस्थितियाँ? डिसरप्शन की, है ना? तो हमने देखा था कि डिसरप्शन कब आता है या एक प्रकार से डिसोल्यूशन कब होता है, ब्रेकडाउन कब होता है, जब या तो मांगें बहुत ज़्यादा आने लगी व्यवस्था में, सिस्टम में, या आपकी जो सप्लाई है वो कम हो गई। तो तभी कहीं न कहीं ब्रेकडाउन आता है, कहीं न कहीं एक प्रकार से ना वाइड क्रिएट होता है और फिर जो ब्रेकडाउन है ये होता है। और ये जो सभी अवधारणाएँ हैं जो हमने पढ़ी हैं, वर्णन प्रधान अवधारणाएँ, नियमन एवं संधारण विषयक अवधारणाएँ, परिवर्तन विषयक अवधारणाएँ, विध्वंस विषयक विशेषताएँ, ये सब समान जो व्यवस्था सिद्धांत है उसका ही निर्माण करती हैं। समान व्यवस्था सिद्धांत और ये समान व्यवस्था जनरल सिस्टम थ्योरी, ये कहीं न कहीं सोशियोलॉजिकल अप्रोच से प्रभावित है। फिर आमंड पावेल व्यवस्था की धारणा पर, है ना, जो आमंड पावेल की व्यवस्था की धारणा है पर समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और संचार विज्ञान के सिद्धांतों का प्रभाव है। तो समाजशास्त्र तो हमने देखा है कि क्या-क्या इन्होंने लिया है, ये सारी व्यवस्थाएं इन्होंने ली हैं। फिर मानव शास्त्र से भी इन्होंने कुछ-कुछ लिया है और संचार विज्ञान, जिसमें हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं, वो इनसे भी, संचार विज्ञान से भी बहुत सारी चीजें इन्होंने ली हैं। तो डेविड स्टन और कार्ल डॉयस की जो व्यवस्था धारणा है, सिस्टम अप्रोच है, ये कहीं न कहीं समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिकल और जो एक प्रकार से कम्युनिकेशन थ्योरी है या कम्युनिकेशन साइंस है, संचार विज्ञान है, उसके सिद्धांतों से ही निकली प्रतीत होती है। तो समान जो व्यवस्था सिद्धांत है उसके अनुसार व्यवस्था चाहे छोटी हो या माइक्रो लेवल की हो या माक्रो लेवल की हो, उसके कुछ अंग होते हैं, कुछ घटक होते हैं, उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो चाहे कोई भी सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल बहुत छोटी से छोटी व्यवस्था हो, चाहे नगरपालिका जैसी छोटी सी व्यवस्था हो, उसमें भी कुछ उसके भाग होंगे, कुछ अंग होंगे, कुछ घटक होंगे, कुछ प्रक्रिया होगी। और चाहे यूनाइटेड नेशन जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके भी कुछ भाग होंगे, कुछ अंग होंगे, कुछ घटक होंगे, कुछ प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन डेविड स्टन इन शब्दों के स्थान पर इनपुट, आउटपुट, फीडबैक और एनवायरनमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग थोड़ा जो सिस्टम थ्योरी है डेविड स्टन की, उसके फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं। तो ये एक पर्यावरण है ना? ये पर्यावरण है ना? ये बाहरी पर्यावरण है, ठीक है? तो अब जो एक सिस्टम है वहां पर इनपुट क्या है? इनपुट मांग और समर्थन के माध्यम से इनपुट दिया जाता है किसी भी सिस्टम में, है ना, किसी भी प्रक्रिया में। तो मांग, जैसे मान लो भारत में समर्थन दिया भारत ने 2014 में बीजेपी को, है ना, और कुछ मांगे की कि हमें 70 हमको हटाना है, हमें राम मंदिर चाहिए, है ना, या हमें जो देश की प्रगति है और अच्छी चाहिए, है ना, हमें आतंकवाद का सोल्यूशन चाहिए, ये मांगे थी। इनको सरकार ने रूपांतरित किया, है ना, सरकार ने उसको प्रोसेस किया और आउटपुट में के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से 370 को एब्रोगेट करके राम मंदिर को बना के सरकार ने नीति और निर्माण किए। ये एक उदाहरण है जो मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे आप चीजें इसमें, बहुत सारी डिमांडों को आप रख सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन की मांगे हो गई या जो भी भूमि सुधार के आंदोलन की जो मांगे हो गई, ये बहुत सारी चीजें हैं, वो मांगे हैं। और उसका जो इनपुट है, उसके तो मांगों के साथ साथ आपको समर्थन भी देना पड़ता है सरकार को, तभी वो जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोसेस होती हैं। तो सरकार ने कुछ नीतियां निर्माण, कुछ नीति बनाए, कुछ निर्णय लिए, तो ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। तो जो नीति और निर्माण है, ये आधिकारिक निर्णय हो सकते हैं और सहयोगी निर्णय हो सकते हैं। आधिकारिक निर्णय भी हो सकते हैं या सहयोगी निर्णय हो सकते हैं नीति निर्माण। अभी हम देखेंगे कि आधिकारिक निर्णय और सहयोगी निर्णय में क्या अंतर है, लेकिन आप अभी इसको बेसिक चीज समझ लीजिए। और जैसे मान लो सरकार ने एक प्रकार से जीएसटी बिल लाया, है ना, जीएसटी बिल लाया, है ना, हमारे देश में बहुत दिनों से मांग थी कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, तो सरकार ने जीएसटी लाया, ठीक, सरकार ने नीति बना दी। लेकिन क्या जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद क्या सरकार चुप होके बैठ गई? नहीं, उसमें हम देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन निरंतर होते रहे। तो ये आउटपुट जो आया, उस पर बहुत सारी फीडबैक आई कि भाई साहब ये गलत है, भाई साहब वो गलत है, यहाँ सुधार होना चाहिए, वहाँ सुधार होना चाहिए। सरकार निरंतर फीडबैक लेती रही और कहीं न कहीं सिस्टम को तंदुरुस्त करती रही। और फिर जो यही फीडबैक है, यही फिर मार्ग बन जाएंगे और समर्थन हो जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है निरंतर गत्यात्मक रूप से, डायनेमिक रूप से, ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और जो प्रक्रिया है, जो पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो पर्यावरण दो प्रकार का हो सकता है। एक तो आंतरिक पर्यावरण, इन द सेंस कि आपके देश का पर्यावरण किस जैसा है ना। भारत में, है ना, जैसे मान लो ईज ऑफ डूइंग
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत बुलानी है। तो भारत का जो इंटरनल सिस्टम था कहीं ना कहीं कमजोर था, है ना। और अगर, है ना, पर्यावरण, बाहरी भी पर्यावरण हो सकता है ना, बाह्य समाज या एक्सोसियस रीजन हो सकते हैं। तो भारत में जो तेल के दाम है, तो जरूरी नहीं है कि हमारी मांग के कारण बढ़ते हैं या डिमांड बढ़ती है, नहीं। जब वैश्विक स्तर पर मंदी आ जाती है या कोई, जैसे मान लो यूक्रेन चीन युद्ध हो गया, तब भी मांगें बढ़ने लगती हैं। तो ये, या कि अरब देशों ने अपना जो क्रूड ऑयल का प्राइस है फिक्स कर दिया, सीलिंग लगा दी, तो उससे भी मांगें बढ़ने लगती हैं। जो पर्यावरण है वो आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, और सिस्टम को आंतरिक और बाह्य दोनों जो पर्यावरण है वो प्रभावित करता है। तो वही है कि जो पर्यावरण है ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता है ना, एक सह परिवृत्त होता है जो व्यवस्था को चारों तरफ से घेरे रखता है, क्योंकि व्यवस्था खुली है, बंद नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ओपन व्यवस्था है, ओपन सिस्टम है ना। इसलिए जो पर्यावरण है वो एक प्रकार से व्यवस्था को घेरे रहता है। और पर्यावरण का काम क्या है, ये निरंतर कॉन्स्टेंटली फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है। विद इन इनपुट्स, या इनपुट्स क्या होते हैं, व्यवस्था के अंदर उठने वाली जो मांगे हैं वो इनपुट्स हैं, है ना, है ना। व्यवस्था के आगे, व्यवस्था के अंदर उठने वाली जो मांगे हैं या समर्थन है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही इनपुट्स कहा जाता है। फिर जो हमने देखा था कि आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, आधिकारिक और सहयोगी निर्णय। तो आधिकारिक जो निर्णय होते हैं या आधिकारिक आउटपुट होते हैं, इसमें नियम निर्णय, नियम क्रियान्वयन आदि की, अधिनिर्णय आदि की बातें होती हैं। तो जो आधिकारिक निर्णय होंगे उसमें या तो पॉलिसी फॉर्मेशन होगा लेजिस्लेचर के द्वारा, या तो उनका क्रियान्वयन होगा एग्जीक्यूटिव के द्वारा, या फिर एडजुडिकेशन होगा जुडिशरी के द्वारा। ये है अथॉरिटेटिव या आधिकारिक आउटपुट। कुछ सहयोगी आउटपुट भी होते हैं, जैसे कि नीति बनाना, हाँ, जो जैसे भारत ने पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है ना, बहुत सारी आईटी पॉलिसी बनाई है, बहुत सारी सहमत हो जाती है एक सरकार, चलिए हम ये करने के लिए तैयार हैं, हम कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार हैं ना। और सरकार बहुत सारे आश्वासन भी देती है, घोषणा भी करती है कि हम एमएसपी इतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या है, एसोसिएटिव आउटपुट्स होते हैं, ये सहयोगी एक प्रकार से निर्णय होते हैं। समर्थन, तो ये भी कहीं ना कहीं इनपुट्स ही हैं, कहीं ना कहीं इनपुट्स ही हैं। तो खुला या प्रकट समर्थन आप दे सकते हैं चुनाव के माध्यम से, जैसे कि 2014 में बीजेपी सरकार को मिला। एक गुप्त समर्थन या स्वीकृतियां भी आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप, है ना, हमेशा ही, है ना, एक प्रकार से कंसेंट जो होती है ना, जहाँ पर हम लोगों ने मिल के बारे में पढ़ा था, तो कंसेंट को उसने दो प्रकार से बताया था आई थिंक। तो उसमें एक टैसिट कंसेंट होती थी कि आप गुप्त सहमति दे दें, या तो एक आप ओपन सहमति दे दें। तो गुप्त सहमति यानी टैसिट जो सहमति है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम लोग, अब इसकी जो स्टन है, स्टन की व्यवस्था सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात आप याद रखिएगा कि ये बिल्कुल एक है ना, इंटरैक्टिव या इंटरेक्शन वाला ये सिस्टम है ना। तो स्टन के व्यवस्था सिद्धांत है, उसकी मूल इकाई क्या है, इंटरेक्शन। अंतः क्रिया इसकी मूल इकाई है, मेन सेंटर पे क्या है, इंटरेक्शन। जो व्यवस्था के सदस्यों के आपसी व्यवहार से उत्पन्न होती है, जो व्यवस्था है उसके सदस्य आपस में कैसे व्यवहार करते हैं, ये इंटरेक्शन उससे उत्पन्न होता है। और जब इंटरेक्शन या अंतः क्रियाएं अंतः संबंधों का सेट बन जाती हैं तो वह व्यवस्था कहलाती है। तो जब अंतः क्रियाएं अंतः संबंधों का सेट बन जाती हैं, जब अंतः क्रियाएं के बीच होने वाली अंतः क्रियाएं एक प्रकार से अंतः इंटर रिलेशन का बन जाती हैं, तो ये क्या हो जाती है, एक व्यवस्था बन जाती है। जैसे मान लो ये आर्थिक क्षेत्र है, ये राजनीतिक क्षेत्र है, ये सामाजिक क्षेत्र है, ये धार्मिक क्षेत्र है, ठीक। अब इनके बीच जो इंटरेक्शन है, उनके बीच जब संबंध स्टैब्लिश हो जाता है, इंटरेक्शन होने के ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब संबंध स्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर ये एक व्यवस्था बन जाती है, सोसाइटी की ये व्यवस्था बन गई। स्टन केवल राजनीतिक अंतःक्रियाओं के सेट का ही विश्लेषण करता है, और स्टन ने अपनी जो अंतःक्रियाओं के सेट से स्टन की 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हम निकाल सकते हैं। तो ये अवधारणाएं इनपुट आउटपुट मॉडल के विश्लेषण का प्रमुख आधार हैं। और ये 4 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, एक तो सिस्टम स्वयं हो गया, सिस्टम। दूसरा है एनवायरनमेंट, तीसरा है रिस्पॉन्स, और चौथा है फीडबैक। तो 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, एक तो सिस्टम यानी व्यवस्था, दूसरा है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, तीसरा है अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और चौथा है पुनर्निवेशन यानी फीडबैक। फीडबैक भी बहुत महत्वपूर्ण है सिस्टम में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। अगर फीडबैक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम आने वाले जो हमारी जो समस्याएं हैं उनको समझ नहीं पाएंगे, और सिस्टम के ब्रेक डाउन होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक प्रकार से क्या है, वो अंतः क्रियाओं का एक प्रकार से समुच्चय है। पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम स्वयं बहुत बड़े, है ना, एक सोसाइटी है, उसके
ना, उसके सेट का ये एक सबसेट है ना। जो अगर सोसाइटी को एक बड़ा बॉक्स मान लिया जाए तो उसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत सारे सिस्टम, जैसे आर्थिक सिस्टम भी हो गया, राजनीतिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, धार्मिक भी हो गया। तो उसमें राजनीतिक जो सिस्टम है वो एक उसका समुच्चय है ना, एक सेट है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत सारे सेट हैं। तो उसमें राजनीतिक पार्टियां हो गई है ना, बहुत सारे इसमें राजनीतिक दल है ना, एनजीओज वगैरह हो गए, ब्यूरोक्रेसी वगैरह हो गई, ये सब क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के एक प्रकार से सेट हैं। तो ये, और जब उनके बीच अंतःक्रिया होती है उनके समुच्चय को क्या कहेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम कहेंगे। तो यह अंतःक्रियाओं का समुच्चय है। बहुत सारे जो सेट हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जैसे राजनीतिक दल हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, एनजीओज हो गए, है ना, और बहुत सारी जो चीजें हैं, तो उनके बीच जब एक प्रकार से इंटरेक्शन होता है उनके समुच्चय को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम व्यवस्था को देखते हैं। व्यवस्था ओपन होती है, व्यवस्था ओपन होती है ना, और इसका जो, और पर्यावरण से ये विनिमय, और ये पर्यावरण से विनिमय ये करती है ना, पर्यावरण से एक्सचेंज करती है, पर्यावरण से ये एक्सचेंज करती है। अनुकूलनीय होती है, यानी एक प्रकार से एडाप्टिव होती है, इन द सेंस की अगर ब्रेकडाउन होने वाला है तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये अपने आप को एडाप्टिव करने का, एडाप्ट करने का प्रयास करती है। और ये गत्यात्मक होती है, डायनेमिक होती है। डायनेमिक है क्यों, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, परस्पर बार बार फीडबैक मैकेनिज्म से जुड़ी हुई है, तो ये डायनेमिक है ना। इसमें चेंज संभव है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है, एक बार लकीर के फकीर हो गए, नहीं, इसमें निरंतर चेंज होना असंभावी है या हो सकता है एक प्रकार से। ये पैरापॉलिटिकल भी है, पैरापॉलिटिकल भी है। तो पर्यावरण बेसिकली यह सह परिवृत्त है, यानी सर्कमस्क्राइब है, यानी ये व्यवस्था को चारों ओर से घेरे रखता है। तो हमारी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या भौतिक पर्यावरण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या भौतिक पर्यावरण है, ये व्यवस्था को, हमारा जो आर्थिक पर्यावरण है ना, किसी भी देश का, या उसका सामाजिक या राजनीतिक या भौतिक पर्यावरण व्यवस्था को प्रभावित करता है। और पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक तो इंटर सोसाइटल यानी देश के अंदर का पर्यावरण, और दूसरा एक्स्ट्रा सोसाइटल यानी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण। पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत ही सरल सी बातें हैं। पर्यावरण जो सिस्टम को चारों ओर से घेरे रखता है, सर्कमस्क्राइब रखता है, और जो बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक व्यवस्था है वो पर्यावरण को, या सॉरी, जो है ना पर्यावरण है वो व्यवस्था को प्रभावित करता है। और ये दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। फिर जो रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स में हम लोग इनपुट को भी लाते हैं। तो इनपुट में फीडबैक मैकेनिज्म, सॉरी, इनपुट में क्या क्या है, इनपुट में है सपोर्ट और डिमांड, और आउटपुट में क्या है, डिसीजन प्लस पॉलिसी। तो ये अनुक्रिया रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, काहे के लिए, आपने जो डिमांड रखी है उसके लिए, ठीक है ना, या कि जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से संचालित रहे। फिर है फीडबैक। तो सूचनाओं की प्राप्ति, प्रतिक्रिया एवं परिणाम की निरंतर प्रक्रिया फीडबैक कहलाती है। तो आपने, जैसे मान लो कोई आपने कृषि कानून लाया, ठीक है, कृषि कानून सरकार लाती है। अब सरकार को डिमांड हुई, सपोर्ट मिला, सरकार ने प्रोसेस किया और कृषि कानून लाया डिसीजन पॉलिसीज के माध्यम से। अब सरकार को फीडबैक मिला कि किसान नाराज हैं भाई साहब, उनको नहीं चाहिए ये, है ना, बराबर धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। तो सरकार के एक प्रकार से फीडबैक के थ्रू सरकार को पता चला कि नहीं, ये जो हमने कानून लाया है कहीं ना कहीं जनता हितैषी नहीं है, किसान हितैषी नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको वापस ले लिया, क्यों, है ना, तो ले लिया, वापस ले लिया, क्यों, क्योंकि उनको फीडबैक मिला। अगर फीडबैक ना मिला होता तो काहे को वापस लेते हो, चलता रहता। तो ये है, तो ये, इसे हम फीडबैक लूप भी कह सकते हैं, फ्लो मॉडल भी कह सकते हैं, या इसे परसिस्टेंट जो है, तो परसिस्टेंट है यानी स्टेबिलिटी है या सातत्य है, ये फीडबैक पर ही निर्भर करता है ना। तो अब सरकार, मोदी सरकार बनी रही, है ना, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी, क्यों, क्योंकि फीडबैक मिला और किसान आंदोलन वापस हो गए, तो एक प्रकार से स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई, इक्विलिब्रियम बन गया। ये अब फिर से है वही, इसको जो हमने पढ़ा है व्यवस्था को, उसको और अच्छे से इसमें देख सकते हो आप लोग कि जो व्यवस्था है ये व्यापक शब्द है। इसमें सभी प्रकार की औपचारिक, अनौपचारिक प्रक्रियाएं, अंतःक्रियाएं, प्रकार, संरचनाएं, मूल, आचार, व्यवहार आदि इसमें सब आ जाते हैं। और व्यवस्था मूर्त या अमूर्त, स्वाभाविक या प्रानुभाविक या प्रेक्षणीय या वैचारिक हो सकती है। यदि रेल व्यवस्था या शासन व्यवस्था मूर्त, अनुभविक या प्रेक्षणीय है तो नैतिक व्यवस्था अमूर्त, परानुभविक और वैचारिक है। कुछ व्यवस्थाओं का स्वरूप निश्चित हो सकता है तो वो अर्धमूर्त हो सकती हैं और अर्ध अमूर्त हो सकती हैं, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक जो प्रक्रियाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं वो ना तो पूरी तरह से मूर्त हैं ना तो पूरी तरह से अमूर्त हैं, वो अर्धमूर्त हैं और अर्ध अमूर्त हैं। जबकि जो व्यवस्था हो सकती है वो अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, वो विजिबल भी हो सकती है ना, अनुभविक भी हो सकती है, परानुभविक भी हो सकती है, प्रेक्षणीय भी हो सकती है और वैचारिक भी हो सकती है। और कुछ जो व्यवस्थाएं जैसे राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक व्यवस्थाएं हैं ये
दोनों हो सकती हैं। अब जो रिस्पॉन्स है, तो डेविड स्टर्न का जो राजनीतिक सिस्टम है कि इनपुट आउटलेट विश्लेषण को व्यवस्था या अनुक्रिया रिस्पॉन्स जैसी अवधारणाओं या प्रीमाइसेस द्वारा समझा जा सकता है। तो अगर हमें डेविड स्टर्न के सिस्टम अप्रोच को, उसके इनपुट आउटपुट मॉडल को समझना है, तो हमें रिस्पॉन्स को समझना पड़ेगा, है ना। तो प्रत्येक राज्य व्यवस्था अपने पर्यावरण के प्रति रिस्पॉन्स करती है ना। तो हमारी जो, जैसे मान लो हमारा पर्यावरण, हमारे देश का पर्यावरण है, तो अब हमारे देश का जो पर्यावरण है वो पाकिस्तान विरोधी है एक प्रकार से। पर्यावरण, अगर पाकिस्तान से आतंकवाद आएगा तो भारत उसको रिपल करेगा, विरोधी कर गया। तो जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक भावना है कि पाकिस्तान को उसका सबक सिखाया जाएगा। तो अब जो देश की सरकार है, अब वो उससे अलूफ नहीं रह सकती है, उससे, है ना, अपने आप को तुरमुर्ग की तरह, है ना, अपना सिर नहीं मोड़ सकती है। उसको कहीं ना कहीं उस पर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, जनता की भावनाओं को सम्मान करना पड़ेगा। तो यही है कि प्रत्येक राज्य व्यवस्था अपने पर्यावरण के प्रति रिस्पॉन्स करती है। अगर जनता चाहती है कि 370 हटना चाहिए तो सरकार को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अगर जनता चाहती है कि राम मंदिर बने तो जनता को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो वही है कि प्रत्येक राज्य व्यवस्था अपना उसका जो पर्यावरण है उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पीछे करके समस्या को भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो आप निगेटिव रिस्पॉन्स करें, अब जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें, आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आप निगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको रिस्पॉन्सिव तो होना पड़ेगा। तो वह अपने प्रति आने वाले संकटों, दबावों आदि का सामना करती है। इसके अतिरिक्त उसे स्वयं अपनी ओर से कुछ कार्य करने होते हैं, है ना। तो जैसे ना बहुत सारी डिमांड आई, संकट आई, जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया या चीन ने डोकलाम कर दिया, गलवान कर दिया, तो वो आने वाले संकटों के प्रति, दबावों के प्रति, है ना, वो सामना करती है ना। किसान आंदोलन हुए या दिल्ली में दंगे हुए तो उनके प्रति वो रिस्पॉन्सिव रहती है या उसका सामना करती है। लेकिन इसके अतिरिक्त उसे कुछ अपने से कुछ कार्य करने होते हैं समाज में ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और अपने स्वरूप को निरंतर और सतत बनाए रखने के। तो ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन की बहुत ज्यादा मांग हुई थी या जीएसटी आंदोलन, जीएसटी के लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था, नहीं। सरकार कुछ ना कुछ अपने से करती रहती है। जैसे कि जब 99 संविधान संशोधन हुआ था, जहां पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात की गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात की गई थी, इनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके स्वरूप को निरंतर सतत बनाए रखने के लिए, है ना, जुडिशरी को एक अच्छा मुकाम देने के लिए सरकार अपने से कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती है ना। जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक आंदोलन ही हो, है ना, हर बार ऐसा नहीं होता है। सरकार अपने से ही बहुत सारे काम करती है। इन समस्त क्रियाओं को अनुक्रिया, रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं। या तो आप बाहर से कोई डिमांड आए तो आप रिस्पॉन्स करिए, या आप अपने से करिए, दोनों को हम रिस्पॉन्स ही कहेंगे। और एक राज्य व्यवस्था दो प्रकार के कार्यों का निष्पादन करती है। कौन कौन सा? पहला तो समाज में मूल्यों का बंटवारा करेगी, यानी समाज में किसको क्या मिलेगा ये सरकार बताएगी। तो जैसे मान लो यूपीएससी में 100 पद आए तो ये सरकार बताएगी कि एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, तो ये सरकार बताएगी। या कोई भी जो पॉलिसी आई, कोई भी आवंटन हुआ तो ये सरकार बताएगी कि किस वर्ग को, किस समुदाय को, किस क्षेत्र को क्या मिलेगा या कितना मिलेगा। तो ये इस पहला काम कौन है? सरकार करती है। तो बहुत सारे आवंटन होते हैं, है ना, तो ये कौन करता है? ये सरकार करती है। जैसे कोल आवंटन हो गया, या है ना, बहुत सारे आवंटन है, आप उसमें बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। तो ये काम कौन करती है? सरकार। ये प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है, ये कौन करता है? सरकार करती है। ये इसका पहला काम होता है किसी भी राज्य व्यवस्था का। दूसरा है कि अपने अधिकांश सदस्यों को इस बंटवारे को बाध्यकारी मानने के लिए प्रेरित करने का प्रबंध। तो अब जैसे मान लो सरकार ने अडानी को कोल आवंटन दे दिया किसी भी क्षेत्र का, तो अब वहां पर अंबानी जाके खुदाई नहीं कर सकता है। तो इस आदेश को मनवाने के लिए, या कोई गुंडा या, है ना, एक प्रकार से गैंग माफिया उसको मना नहीं कर सकता है। तो अब उसको अपनी बात मनवाने के लिए सरकार के पास मिलिट्री फोर्स भी होनी चाहिए या है। बाध्यकारी ताकत उसके पास है, उसके पास लेजिटिमेसी है किसी के ऊपर कुछ भी करने की। ये दो कार्य राजनीतिक व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं, है ना। मूल्यों का बंटवारा करना, और जो बंटवारा उसने किया है लोग उसको माने, इसके लिए लोगों को बाध्य करना, ये सरकार का महत्वपूर्ण काम है। और इसके बिना ना तो राज्य व्यवस्था अस्तित्व में रहती है और ना राज्य व्यवस्था के बिना समाज। तो अगर राज्य व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो समाज में फिर कैसे मूल्यों का बंटवारा होगा? फिर तो लूट खसोट हो जाएगी, फिर वो सिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा, है ना। राज्य व्यवस्था की सत्ता या निरंतरता पर विभिन्न प्रकार से दबाव पर्यावरण द्वारा डाले जाते हैं, हमने देखा है, डिमांड करके, है ना, ये सब है। दबाव एक खतरा है। दबाव क्या है? एक खतरा है जिसमें राज्य व्यवस्था के अनिवार्य परिवृत्त या चर उसे क्रांतिक सीमांतर यानी क्रिटिकल रेंज से परे ढकेल देते हैं और वह संकटापन्न हो जाती है। तो एक जो दबाव है एक खतरा है ना। अब खतरा है
है ना? लेकिन अब खतरे को उस लेवल पे ले जाओ कि जहाँ से चीज़ें बिल्कुल सिस्टम ब्रेक ही डाउन हो जाए, है ना? उस क्रिटिकल रेंज पर आप ले जाओ। तो ये है कि जो दबाव है एक खतरा है, इसमें व्यवस्था के जो अनिवार्य प्रवृत्ति हैं, चर हैं, है ना? अनिवार्य परिवर्तन हैं, चर हैं, उसे क्रांतिक सीमानांतर क्रिटिकल मोड से परे धकेल देते हैं और वह संकटापन्न हो जाती है। इसलिए प्रत्येक राज्य व्यवस्था इसमें निपटने के लिए प्रत्येक अनुक्रियाएं करती है। तो कुछ ना कुछ ऐसे चर होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को डिरेल करने का काम करते हैं, है ना? चीज़ों को डिरेल करने का काम करते हैं। तो सरकार फिर उस पर रिस्पॉन्स करती है कि बहुत ज़्यादा सिस्टम ना ब्रेक डाउन हो जाए, दंगे इतने न भड़क जाएं कि बिल्कुल देश ही जलने लगे, तो सरकार रिस्पॉन्स करती है। आसन दबावों का यानी जो आने वाले जो दबाव हैं का सामना करने में असक्षम होने पर जो व्यवस्था है वो कोलैप्स हो सकती है। तो अगर आप जो संकट हैं उनसे निपटने में असमर्थ हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था समाप्त हो सकती है। और फिर प्रत्येक व्यक्ति, दल, धर्म, व्यवस्था आदि का भी यही बात लागू होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, दल या धर्म आने वाले अपने जो संकट, जैसे कांग्रेस है, अब उसको संकट 2014 में जो समझ में आ रहा था उससे प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं की, अपने सेल में जाके घुस गई, तो देखो आज 10-12 साल से सत्ता से बाहर है। तो यही है कि ये चीजें हर सिस्टम पे लागू होती हैं, हर व्यक्ति, दल, धर्म सब में लागू होती हैं, हर जगह लागू होती हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं बनोगे आने वाले संकट के प्रति, अब जैसे व्यक्ति के ऊपर कैसे, तो अब AI का जमाना आ गया है, तो जो व्यक्ति अब AI नहीं सीखेगा, है ना, पुराने ढर्रे पर चला रहेगा, वो बेरोजगार हो जाएगा, वो सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो आपको परस्पर रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा नई नई टेक्नोलॉजियों के प्रति। यदि उनमें संकटों का सामना करने की क्षमता नहीं है तो वो मिट जाते हैं और उनका क्षय हो जाता है। तो अगर आप यदि आप संकटों का सामना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इर्रेलेवेंट हो जाओगे। प्रत्येक राज्य व्यवस्था पर पर्यावरण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रभाव या दबाव डाले जाते हैं। व्यवस्था इन दबावों, प्रभावों आदि का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करती है। विश्लेषण सुविधा की दृष्टि से इन्हें इनपुट व आउटपुट कहा जा सकता है। तो इनपुट्स और है आउटपुट। जो कन्वर्जन है ये प्राणाधार है, कुल मिला के ये सेंटर पॉइंट है। कन्वर्जन, इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन, ये कोर है। अब इनपुट्स को हम इनपुट्स और विदिन इनपुट दो भागों में बांट सकते हैं। तो इनपुट ये बाह्य रूप से उठते हैं जनता द्वारा, जैसे मान लो चुनाव सुधार की मांग, है ना, और ये सार चर, समरी वेरिएबल्स हैं। इसमें जो इनपुट्स हैं इनमें दो चीजें आ सकती हैं, एक तो डिमांड, दूसरा समर्थन। तो जो इनपुट्स हैं ये बाह्य रूप से उठते हैं जनता द्वारा, जैसे मान लो उदाहरण के लिए जनता द्वारा चुनाव सुधार की मांग करना, और ये समरी वेरिएबल्स हैं। अब इनको भी हम सार तत्वों को दो भागों में बांट सकते हैं। तो डिमांड में मांगें संकीर्ण, अभिजाती या सामान्य हो सकती हैं, तो नैरो डिमांड भी हो सकती है ना, आपकी विशिष्ट कोई मांग हो सकती है, और सामान्य मांगें भी हो सकती हैं कि चुनाव सुधार हो, है ना, आपके संग अपने जाति के लिए या अपने क्षेत्र के लिए आप कहते हैं हमें रेलवे चाहिए, या बहुत सारी अभिजाती आपकी वो हो सकती हैं। फिर जनहित स्वहित वाली भी मांगे हो सकती हैं, है ना, एक ऐसी मांग जिससे देश का हित हो, या एक ऐसी मांग जो जिससे केवल एक समुदाय विशेष का हित हो, ऐसी भी मांगे हो सकती हैं। मांगे स्पष्ट भी हो सकती हैं, अस्पष्ट भी हो सकती हैं, है ना। तो हम भारत को 2047 तक हम, है ना, जैसे मान ले किसी ने मांग की कि भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाओ, तो ये स्पष्ट मांग है, कैसे बनाओगे, कहाँ से बनाओगे, ना क्या क्या करोगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन और मांगे स्पष्ट भी हो सकती हैं कि हम भारत को 2025 तक या 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, है ना, भारत को। तो ये एक प्रकार से स्पष्ट मांगे हो गई कि अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे, तो ठीक है। फिर मांगे लेजिटिमेट, है ना, वैध उद्दीपक है। मांगे लेजिटिमेट उद्दीपक है ना, वैध उद्दीपक है। समर्थन, तो यह मांगों के स्वरूप निर्धारण व रूपांतरण के लिए जमीन तैयार करता है। जो अगर समर्थन नहीं होगा लोगों का, है ना, मांग आप बीजेपी से कर रहे हो, समर्थन कांग्रेस का दे रहे हो, तो फिर क्या, तो आपको फिर उसी अनुपात में समर्थन देना पड़ेगा। लोगों को भी सरकार के कदम से कदम मिलाने पड़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। तो ये क्या है कि मांगों के रूपांतरण के लिए, मांगों के स्वरूप, मांगों को, है ना, इनपुट्स को आउट में बदलने के लिए जो सपोर्ट है एक जमीन तैयार करता है। और इसमें 3 विशिष्ट वस्तुओं के प्रति समर्थन, तो राजनीतिक समुदाय के प्रति, यानी आपने किसी पार्टी विशेष को अपना समर्थन दिया, या राजनीतिक संरचना या मूल्यों के मानकों के प्रति, जैसे आपने भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की जो तीनों
अंग हैं उनके प्रति आप एक प्रकार से टैसिट कंसेंट दे रहे हैं, मूक सहमति दे रहे हैं और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मूल्यों को मान रहे हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, आप समर्थन ही तो दे रहे हैं, है ना, आप सिस्टम से तालमेल बिठा के चल रहे हैं, कानून देश भारत की सरकार या भारतीय संसद के कानून मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समर्थन ही तो कर रहे हैं सरकार का। फिर राजनीतिक प्राधिकारियों के प्रति, तो आप अगर ब्यूरोक्रेसी को मान रहे हैं, है ना, सरकार की अथॉरिटी को मान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समर्थन ही है। तो आप या तो चुनाव में आप जाके सीधे मतदान करके आइए, या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आप लॉयल हो जाइए, या अधिकारियों की बातों को मानना स्टार्ट कर दीजिए जो वो कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का समर्थन ही है, आप पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति दिखा रहे हैं। अब कुछ विभिन्न इनपुट्स होते हैं, है ना, तो ये व्यवस्था के भीतर से उठते हैं, है ना, जो इनपुट्स हैं व्यवस्था के बाहर से उठते थे, जो विदिन इनपुट्स हैं व्यवस्था के भीतर से उठते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल द्वारा चुनाव सुधार की मांग करना। तो जो व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था है उसमें राजनीतिक दल हैं, है ना, बहुत सारे, है ना, एनजीओज हैं। तो अब इसके अंदर से ही जो राजनीतिक दल हैं उसके अंदर से ही, व्यवस्था के अंदर से ही अगर कोई मांग उठने लगे तो क्या है, वो विजन इनपुट्स होता है, और अगर बाहर से कोई डिमांड आए तो इनपुट्स हो जाता है। अब आउटपुट तो ये हमने देखा है कि अथॉरिटेटिव भी हो सकती है और एसोसिएटिव भी हो सकती है। अथॉरिटेटिव में निर्णय निर्माण वही यानी कि लेजिस्लेशन का कार्य, निर्णय क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन का कार्य, और निर्णय नियमन या नियम अधिनिर्णय ये एजुकेशन का काम है जो जुडिशरी करती है। फिर एसोसिएटिव में सहमति, आश्वासन व वादा आता है। तो नेक्स्ट है इनपुट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो इनपुट में क्या क्या आएगा, एक तो डिमांड आएगी, दूसरा समर्थन आएगा। डिमांड इसको हम प्रकार से रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, जिसे अभी पक के आउटपुट में बदलना है, ठीक है ना। तो मांगे एक तो वितरणात्मक मांगे हो सकती हैं, तो वस्तु व सेवा के वितरण की मांग हो सकती है, इसमें नौकरी, वेतन, जमीन या पानी की मांग हो सकती है। तो इसमें वितरणात्मक मांगे सरकार से की जाती हैं, और सरकार उसकी आपूर्ति विभिन्न योजनाओं, विभिन्न सरकारी जॉब्स इत्यादि के माध्यम से करती भी है। और एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संघर्ष का सूचक वितरणात्मक क्षमता है ना। तो एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं उनके बीच संबंधों का जो सूचक है वो क्या है कि एक सरकार की या एक पॉलिटिकल सिस्टम की जो डिस्ट्रीब्यूटिव क्षमता है वो कितनी है। तो अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव क्षमता ज़्यादा है, जबकि भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव क्षमता बनस्पत अमेरिका के कम है, ठीक है। फिर रेगुलेटिव, बहुत सारे रेगुलेटिव डिमांडें भी की जाती हैं कि भाई आप कानून बनाइए ना, परिवहन के कानून बनाइए, जन सुरक्षा अधिनियम के कानून बनाइए, सड़क सेफ्टी के बनाइए, हिंसा, घरेलू हिंसा मुक्त अधिनियम बनाइए। तो बहुत सारी रेगुलेटिव मांगें भी की जाती हैं, है ना, बहुत सारी, है ना, रेगुलेटिव मांगें की जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मांगें की गई, फिर रेगुलेटिव मांगें की गई। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए भी मांगें की जाती हैं कि हमें वोट का अधिकार दीजिए, हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दीजिए, तो ये भी मांगें की जाती हैं। तो हमने देखा है कि 61 जो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके माध्यम से जो वोटिंग की एज है उसे घटाकर 21 से 18 कर दी गई। तो ये क्या है, ये मांगें हमने दी पॉलिटिकल सिस्टम में, प्रतिनिधित्व हमें और चाहिए तो बढ़ा, है ना। अभी महिलाओं के लिए बिल आया हुआ है जिसमें 33% आरक्षित सीटें कर दी गई हैं। तो ये क्या है, मांगें थी उनको दिया गया, है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की मांगें होती हैं जिसे सरकार साकार करने का प्रयास करती है। फिर है संचार व सूचना की मांगें, सम्मेलन, विचार अभिव्यक्ति, आरटीआई जैसी जो मांगे हैं ये क्या है, ये अब जो हमने जब अरस्तू को पढ़ा था या अन्य थिंकरों को, हन्ना अरेंट को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है पॉलिटिकल स्फीयर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पॉलिटिकल स्फीयर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ आके अपने आप को संपूर्ण विकास की ओर धकेलता है या उसे अपने आप को पूर्ण अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। ये भी मांगे सरकार से की जाती हैं। फिर समर्थन, तो समर्थन भी 4 तरह से कर सकते हैं, या आप तो भौतिक या द्रव्यात्मक समर्थन कर सकते हैं, आप अपना कर दीजिए, एक अच्छे देश के नागरिक बनिए, है ना। मौद्रिक सहयोग आप कर सकते हैं, सरकार के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, ये सब चीजें क्या है, ये भौतिक समर्थन आप सरकार को दे सकते हैं। फिर आज्ञाकारिता है, तो आप सरकार के कानूनों का पालन कीजिए, है ना, उसके ट्रैफिक कानून को मानिए, उसके जो टैक्सेशन के लॉ हैं उनको मानिए, तो सरकार के जो संसद के कानून है उनको मानिए। तो ये क्या है, ये आप आज्ञाकारिता वाले, ऑब्लिगेशन वाले, जिनकी चर्चा ग्रीन जैसे थिंकर करते हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, हॉब्स जैसे थिंकर करते हैं, वो आप कर रहे हैं। फिर सहभागिता, तो आप अपना कार्य करिए, मतदान करिए, है ना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लीजिए, है ना,
शांतिपूर्ण जुलूस में या जो भी चीज़ें हो रही हैं, पार्टी वगैरह के जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, उसमें आप भाग लीजिए। तो ये क्या है, एक प्रकार से आप समर्थन ही तो दिखा रहे हैं। फिर है श्रद्धात्मक, तो इसमें आप प्रतीकों, समारोह, पदाधिकारियों के प्रति सम्मान को दिखाते हैं। तो जैसे भारत में जब गणतंत्र दिवस आता है या एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस आता है, तो हम लोग झंडा लेके, है ना, झंडा फहराने जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से हम प्रतीकात्मक हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, हम अपने जो प्रतीक हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक हैं, जो हमारे नेता रहे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं उनकी जयंतियों पर। तो ये क्या है, एक प्रकार से हम सरकार को समर्थन ही दे रहे हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति अपनी कृतज्ञता या अपने समर्थन ही तो व्यक्त कर रहे हैं। अब इसमें जो डिमांड्स हैं, अभी तो हम लोगों ने क्या देखा था, इनपुट्स में डिमांड देखा। डिमांड में एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड ओवरलोड का, एक फिर डिमांड स्ट्रेस का और डिमांड रेगुलेशन का। तो डिमांड ओवरलोड क्या है कि यह तब पैदा होता है जब या तो मांगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, या मांगों की संख्या कम होते हुए भी उनका दबाव बढ़ जाता है। तो डिमांड ओवरलोड कब होगा, या तो मांगें बढ़ गई या सप्लाई कम हो गई, तभी ना होगा। जैसे मान लो अभी तक आप 100 डिमांड कर रहे थे, आप 120 डिमांड करना स्टार्ट कर दिए, ओवरलोड हो जाएगा। सरकार अभी तक सप्लाई आप 100 की मांग रहे थे, 100 कर रही थी, अब आपने 120 मांगी, सरकार सप्लाई 100 कर रही है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड ओवरलोड हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस, तो ये क्रिटिकल रेंज है। और अगर फिर अब इसके बाद चीज़ों को चेंज किया गया तो फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा सिस्टम का। डिमांड रेगुलेशन, तो मांगों पर नियंत्रण या नियमन के लिए स्टन 4 प्रकार के रेगुलेटिव सिस्टम या रेगुलेटिव यंत्र की बात करता है, यानी मानकीय नियामक यंत्र। डिमांड रेगुलेटिव मैकेनिज्म बताता है 4 प्रकार के डिमांडों को रेगुलेट करने के लिए। पहला है स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, इसके अंतर्गत गेट कीपर्स आते हैं, गेट कीपिंग या बाउंड्री वॉल्स का ये काम करते हैं, और ये राजनीतिक दल या दबाव समूह करते हैं। तो ये डिमांडों को रेगुलेट करने का काम करते हैं, है ना। बहुत सारी, जैसे मान लो बहुत सारे क्षेत्र हैं या बहुत सारे लोग हैं जो एक सेम प्रकार की डिमांड कर रहे हैं, तो उन सबको क्लब कर दो। ये काम कौन करेगा, ये पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी, है ना। तो ये है, तो ये डिमांडों को क्लब करने का। तो और ये क्या है, स्ट्रक्चरल यंत्र है ना। ये सिस्टम के स्ट्रक्चर में ही या उसके अंग के ही, मतलब सिस्टम के ही पार्ट हैं, ये जो पॉलिटिकल या दबाव समूह है, ये गेट कीपर्स हैं या गेट बाउंड्री वॉल्स की तरह ये काम करते हैं, और ये स्ट्रक्चरल है। फिर सोशल और कल्चरल भी होते हैं यंत्र, इसमें सामाजिक व सांस्कृतिक रीति रिवाज, मान्यताएं, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं आती हैं, जो कहीं ना कहीं हमें हमारी डिमांडों को कम करने का, या हमें धर्म के माध्यम से, या हमें जातिगत मुद्दों में उलझा के, या कुछ भी करके, कुल मिला के हमारी जो डिमांड है ना, हम बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के प्रति अग्रेसिव ना हो जाएं, ये करने का प्रयास करते हैं। फिर कम्युनिकेटिव जो माध्यम है, उसमें मीडिया है, संप्रेषण वाहिकाएँ हैं, ये सब हमारी मांगों को रेगुलेट करती हैं। मीडिया तो जनमानस क्रिएट करने में, ना पब्लिक माइंड क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है कम्युनिकेटिव। फिर है रिडक्शन प्रोसेस, इसमें कार्यपालिका और विधायिका आती है। तो ये जो रेगुलेटिव मैकेनिज्म की रिडक्शन प्रोसेस है, इसके अंतर्गत अब ये हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी तरह से रिड्यूस कर देती है, इन द सेंस कि या तो क्लब कर दिया, या बहुत सारी जो उटपटांग मांगे हैं, जैसे मान लो अब खालिस्तान की मांग हो रही है, या है ना, एक प्रकार से किसी और लैंड की मांग, मतलब है ना, गोरखा लैंड, फलाना लैंड, इसकी मांग हो रही है, तो उसको पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। बहुत सारी मांगों को क्लब कर दिया ना। कुछ जेन्युइन डिमांड है, जैसे मान लो तेलंगाना को अलग करना है आंध्र प्रदेश से, तो मान भी लिया। तो ये सब काम कौन करता है, कार्यपालिका और विधायिका ये काम करती हैं। अब इनपुट को हमने समझ ही लिया है। तो इनपुट्स क्या होते हैं, पर्यावरण जनित सभी दबावों, प्रभावों, संकटों, मांगों, आंदोलनों आदि को कहते हैं क्या, इनपुट कहते हैं। इनपुट किसे कहते हैं, पर्यावरण जनित सभी दबावों, प्रभावों, संकटों, मांगों, आंदोलनों को कहते हैं। और व्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार इनसे निपटने का काम करती है। यह कार्य वह उसकी संख्या या तो कम करके, या उसको एकीकृत करके, या कुछों को इग्नोर करके ऐसा काम किया जाता है ना। अब सभी इनपुट तो आप ले नहीं सकते हैं ना, सभी प्रकार के, कुछों को तो आप इग्नोर भी करना पड़ेगा, और इस क्रिया को हम कन्वर्जन या संपरिवर्तन करना कहते हैं। तो व्यवस्था इनपुट को प्रोसेस करके, व्यवस्था क्या करती है, जो सिस्टम है ये इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलने का काम करती है। इनपुट पर्यावरण की संतुष्टि या असंतुष्टि को प्रकट करते हैं। जनता संतुष्ट है तो समर्थन मिलता है, असंतुष्ट है तो विरोध मिलता है
इनपुट क्या है? पर्यावरण की संतुष्टि या असंतुष्टि को प्रकट करते हैं। तो अगर जनता संतुष्ट है तो समर्थन देगी, अगर नहीं संतुष्ट है तो विरोध करेगी आपका। अतः व्यवस्था को निरंतर सूचना मिलती रहनी चाहिए कि कौन से कितने प्रकार के और कितने महत्वपूर्ण इनपुट हैं। अगर व्यवस्था को इनपुट नहीं मिलेगा तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। उन्हें आउटपुट में बदलने पर पर्यावरण को संतुष्टि प्राप्त हुई है या नहीं आदि ये सब चीजें फीडबैक के माध्यम से मिलती हैं कि हम जीएसटी कानून लाए तो जनता को संतुष्टि मिली कि नहीं मिली, ये बातें भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नियम तो बना रहे हैं, जनता अलग ही घूम रही है, जनता को कुछ पता ही नहीं है, जनता को मांगे करनी ही नहीं थी, ये भी होता है कभी कभी। यह सूचना प्राप्त करना प्रतिसंभरण या पुनर्वेशन फीडबैक कहलाता है। तो यही जो हम सूचना प्राप्त करते हैं कि आखिर हमारी किस को कितना कहाँ कैसे कैसे फायदा हुआ, या हमारी जो मांगे हैं सही लोगों तक, टारगेटेड लोगों तक, हमारी जो हमने जो आउटपुट दिया वो सही लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो सब जानना क्या है, वही है फीडबैक लेना। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने कार्यों व निर्णयों के संबंध में प्रतिक्रिया को जानना क्या कहलाएगा? फीडबैक कहलाएगा। और जो इनपुट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा ही है, डिमांड और समर्थन, दो इनपुट होते हैं। तो पहला है डिमांड। तो पर्यावरण या जन समाज द्वारा राजनीति व्यवस्था को कुछ कार्य, दायित्व, विधि निर्माण, सेवाएं, आशापूर्ति, निर्णय आदि कराए जाते हैं। तो पर्यावरण या जन समुदाय द्वारा राजनीतिक व्यवस्था से कुछ कार्य, दायित्व, विधि निर्माण, सेवाएं, आशापूर्ति, निर्णय आदि कराए जाते हैं, इन्हें हम डिमांड कहते हैं। तो हमारा जो पर्यावरण है या जन समुदाय है बहुत सारी सरकार से मांगे करता है, हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा वो काम कर दीजिए, ये कानून बना दीजिए, वो सेवाएं दे दीजिए। तो ये सब क्या है? ये डिमांड है। ये प्रायः सामूहिक या सार्वजनिक प्रकृति की होती हैं। इन्हें पूरा करना स्टर्न के शब्दों में मूल्यों का बंटवारा या वितरण करना कहा जा सकता है। अब हम जब डिमांडों को पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं मूल्यों का बंटवारा कर रहे हैं कि किसको क्या मिलेगा। ये तो करता कौन है? ये एक प्रकार से हमारी जो अथॉरिटेटिव संस्थाएं हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, ये सब ये करती हैं। वस्तुतः है बहुत कम मांगे निर्गत अवस्था तक पहुंच पाती हैं, यानी कि बहुत कम जो डिमांड्स हैं वही आउटपुट तक पहुंच पाती हैं। मांगे व्यवस्था पर दबाव डालती हैं, अधिक मांगे व्यवस्था पर अधिक दबाव डालती हैं, जिससे ओवरलोड हो जाता है। इसलिए केवल कुछ ही मांगे, है ना, सरकार सब मांगे नहीं मान लेती है, केवल कुछ ही मांगे मानती है और उनको आउटपुट के रूप में प्रकट करती है। इसलिए राज्य व्यवस्था को निवेश, परिवर्तन, मांग दबाव का सामना करने के लिए नियामक तंत्रों की रचना करनी पड़ती है ना। तो राज्य व्यवस्था को रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की व्यवस्था करनी पड़ती है और उनको प्रोसेस करने के लिए, है ना, को निवेश, संपरिवर्तन तथा मांग दबावों का सामना करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म की संरचना करनी पड़ती है। तो हम स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म को देखा था, है ना, हमने स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म को देखा था, हमने कल्चरल मैकेनिज्म्स को देखा था, जहाँ पर परिवार, धर्म, संस्थाएं ये सब आती हैं ना। स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में जो ना पार्टियाज वगैरह हुई, प्रेशर ग्रुप्स हुए, वो आते थे। कम्युनिकेटिव में मीडिया चैनल्स वगैरह ये आते थे, है ना, ये सब मीडिया चैनल का काम करते थे, है ना। फिर जो रिडक्शन प्रोसेसेस हैं, विभिन्न न्यूनीकरण प्रक्रियाएं, जिसमें से विधायिका, कार्यपालिका ये आती थी। तो ये सब मैकेनिज्म हैं जो कहीं ना कहीं डिमांड्स को आउटपुट में बदलने का काम करती हैं। अब समर्थन, तो समर्थन राज्य व्यवस्था के 3 विशिष्ट वस्तुओं के प्रति होता है। एक तो राजनीतिक श्रम विभाजन पर आधारित राजनीतिक समुदाय के प्रति, तो एक तो हम पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है भारत का, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके प्रति हम समर्थन दिखा दें। दूसरा है हम राजनीति व्यवस्था के आधारभूत मूल्यों, राजनीतिक संरचनाओं व मानकों के प्रति, यानी कि जो मूल्य हैं, भारतीय अपन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मूल्य हैं उनके प्रति, जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके प्रति, या जो मानक हैं, जो रिजीम है, उसके प्रति जब हम अपना समर्थन दिखाते हैं तो वो भी समर्थन हो सकता है। या जब हम पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनके प्रति समर्थन दिखाते हैं तो वो एक प्रकार से समर्थन हो सकता है। तो राज्य व्यवस्था में समर्थन 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, या मूल्यों या संरचनाओं या मानकों के प्रति, या राजनीतिक अथॉरिटीज के प्रति। यह समर्थन भौतिक रूप से कर चुकाने के रूप में हो सकता है, कानून और नियमों के आज्ञा पालन के रूप में हो सकता है, मतदान के रूप में हो सकता है ना, संबंधित प्राधिकारियों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करके हो सकता है। और समर्थन का स्वरूप और उसकी शैली ओवर्ट भी हो सकती है और कोवर्ट भी हो सकती है, यानी आप खुले रूप से किसी पार्टी का समर्थन करें या खुले रूप से सरकार का समर्थन करें या गुप्त रूप से आप समर्थन कर सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है ना, या निगेटिव भी हो सकता है, आप विरोध भी कर सकते हैं, है ना, समर्थन में, है ना। तो ये डिफ्यूज भी हो सकता है, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी ये मिश्रित भी हो सकता है, व्यापक भी हो सकता है ना। और ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, कोई विशेष डिमांड हो कि हमें ये इस क्षेत्र में इस जगह पानी की व्यवस्था चाहिए, तो ये स्पेशल भी हो सकता है। आउटपुट, तो व्यवस्था रूपांतरित
निवेशों को यानी जो रूपांतरित इनपुट्स हैं उनको आउटपुट व्यवस्था द्वारा रूपांतरित जो निवेश हैं या व्यवस्था द्वारा जो रूपांतरित इनपुट्स हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो जो इनपुट्स हैं उन्हें परिवर्तित कर दिया जाता है, उन्हें प्रोसेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा, उसे ही आउटपुट कहा जाता है। और स्टन इन्हें मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा कहते हैं, यानी किसको क्या मिलेगा, या इसे हम बाध्यकारी निर्णय या क्रियाएं कह सकते हैं, या व्यवस्था और पर्यावरण के मध्य आदान प्रदान भी इसे कह सकते हैं। आउटपुट राज्य व्यवस्था के प्राधिकारियों का उत्पादन है। आउटपुट क्या है, राज्य व्यवस्था के प्राधिकारियों का उत्पादन है। यह क्रियाओं की वह धारा है जो अधिकारियों की ओर से व्यवस्था या पर्यावरण में जाती है। तो ये अधिकारियों की ओर से जो अथॉरिटीज होती हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, इसके ओर से पर्यावरण या सिस्टम में ये जाता है। आउटपुट इनपुट का रूपांतरित रूप या परिणाम है। स्वयं अधिकारियों की ओर से भी निर्गतों का निर्माण हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल डिमांड आए तभी सरकार कानून बनाए, सरकार अपने से ही बहुत सारे कानून बनाती है। कहने का मतलब ये है। यदि वे बाध्यकारी नहीं होते हैं तो उन्हें सह निर्गत, है ना, तो एक तो अथॉरिटेटिव हो गए जो विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा निर्णय किए जाएंगे एजुकेशन का, या एक प्रकार से रूल मेकिंग का रोल, एजुकेशन का रोल एजुकेशन का, या तो एसोसिएटिव भी बहुत सारे होते हैं, है ना, हमने देखा था कैटेगरी में। स्टन प्रथम राजनीतिक सिद्धांतकार हैं जिसने राजनीतिक प्रक्रिया को सूचना प्रक्रम प्रणाली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में देखा। अब सबसे लास्ट में आता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसकी जरूरत क्यों है कि व्यवस्था स्टेबल बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि फीडबैक हमको मिलता रहे। तो स्टन के मॉडल में जो फीडबैक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्टन व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए या उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए, या व्यवस्था की जो परसिस्टेंसी की जो क्षमता है या सातत्य की क्षमता है वो कहीं ना कहीं फीडबैक पर निर्भर करती है। फीडबैक के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को अपने व्यवहार या रूपांतरण में परिवर्तन और सुधार करने का अवसर मिल जाता है ना, और वह अपने आप को और भी अच्छी तरह से बनाए रख सकती है। अन्यथा फीडबैक नहीं होने पर वह अपने ही तरीके से काम करती चली जाएगी और समर्थन खो बैठेगी। जैसे कि 1977 में इंदिरा की जो सरकार थी और शाह की जो सरकार थी 1989 में, इन्होंने फीडबैक नहीं लिया, अपने ही एक सेल में रहे और समर्थन खो दिया। फीडबैक लूप सूचनाओं की प्राप्ति, प्रतिक्रिया और परिणाम की निरंतरता का नाम है। फीडबैक लूप सूचनाओं को आप प्राप्त करें, उस पर प्रतिक्रिया दें और परिणाम दें, उसकी निरंतरता को फीडबैक लूप कहा जाता है। इसे आउटपुट सूचना फीडबैक यानी पुनः सूचना पुनः आउटपुट प्रक्रिया कहा जा सकता है। फीडबैक तंत्र आउटपुट के प्रभावों और परिणामों को पुनः व्यवस्था के भीतर इनपुट के रूप में पहुंचाते रहते हैं। तो आपने, है ना, फीडबैक दिया, अच्छा इसमें ये कमी है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से इनपुट का काम करेगा, है ना, फिर वो इनपुट बनेगा, फिर सरकार कुछ नया चेंज करेगी, फिर वो, तो ऐसे लूप बनता रहेगा। तो वही जो फीडबैक है वो फिर से इनपुट बन जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो यही जो फीडबैक है, फीडबैक तंत्र आउटपुट के प्रभावों और परिणामों को पुनः व्यवस्था के भीतर इनपुट के रूप में पहुंचाता है। फीडबैक तंत्र व्यवस्था को गत्यात्मक, सोद्देश्य और लक्ष्योन्मुखी बना देता है ना, डायनेमिक बनाए रखता है, सिस्टम फेल नहीं होता है। पुनः निवेश यानी फिर से फीडबैक, तो या एक प्रकार से, है ना, पुनः जो इनपुट बनता है। तो फीडबैक यह मांगों को सरकार तक और सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुंचाता है। यह तनाव घटाता है, इनपुट आउटपुट को आपस में जोड़ता है और प्रवाह को, इनफ्लो को बनाए रखता है, प्रवाह को बनाए रखता है। फीडबैक लूप पुनः निवेश पासा। तो आपने डिमांड और समर्थन के माध्यम से कोई चीजें आपने इनपुट दिया, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई और फिर से आउटपुट बना, है ना, सरकार ने नियम और एक प्रकार से पॉलिसीज के माध्यम से आपको नियम दिया, फिर फीडबैक के थ्रू आया, फिर यहाँ पर ये इनपुट बना और फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये जो लूप है ये हमेशा चलता रहता है। कुल मिला के कुछ विशिष्ट क्षमता बनिया, तो इसमें हम लोगों ने व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स को देखा था। तो व्यवस्था उपागम की किसी भी व्यवस्था में इनपुट जाने की परिणाम स्वरूप निकले आउटपुट व इस बीच हुई निरंतर प्रोसेस की व्यवस्था करता है। तो व्यवस्था उपागम किसी भी व्यवस्था में इनपुट के जाने के परिणाम स्वरूप निकले आउटपुट व इस बीच हुई रूपांतरण प्रोसेस की व्यवस्था करता है। व्हाइट बॉक्स क्या है? तो व्हाइट बॉक्स व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं, अंतः क्रियाओं व रूपांतरण प्रक्रिया को अगर हम देख सकते हैं या जान सकते हैं तो ये व्हाइट बॉक्स है। तो व्हाइट बॉक्स अगर हम जैसे मान लो राजनीतिक दलों को देख सकते हैं
या वो जो चुनाव लड़ते हैं उनको देख सकते हैं। तो मतलब ऐसी प्रक्रियाएं, अंतःक्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं जिनको हम देख सकते हैं वो क्या है, व्हाइट बॉक्स है। लेकिन बहुत सारी प्रक्रियाएं पर्दे के पीछे होती हैं। जैसे भारत में जब भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो वो अब सामने आके तो बताएंगे नहीं, तो यही वो अमूर्त है। तो अगर हम इंटरेक्शन को नहीं देख पाएंगे तो वो क्या है, ब्लैक बॉक्स हो जाएंगे। फिर है एसेंशियल वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, अनिवार्य चर। तो दो अनिवार्य चर हैं। पहला है समाज के लिए मूल्यों का आवंटन और इन आवंटनों का समाज द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना। ठीक है ना। दबाव, तो दबाव क्या है, इन अनिवार्य चरों को दबाव या नाजुक सीमा तक धकेल देता है। दबाव क्या करता है, अनिवार्य चरों को, दो अनिवार्य चर कौन कौन से, समाज के मूल्यों, समाज के लिए मूल्यों का आवंटन करना और इसको समाज के द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार करना, और इनको जो दबाव है इन अनिवार्य चरों को नाजुक सीमा तक धकेल देता है। तो भयंकर आर्थिक संकट आना इसका परिणाम है। फिर सरकार के किसी कानून के प्रति घोर असंतुष्टि या लॉ एंड ऑर्डर का सांप्रदायिकता की वजह से बिगड़ जाना, ये सब क्या है, दबाव का ही परिणाम है। क्रिटिकल रेंज क्या है कि दबावों की वजह से अनिवार्य चरों का बिगड़ जाना, है ना, क्रांति हो जाना, विप्लव आ जाना, है ना, ब्रेक डाउन हो जाना, यही क्या है, क्रिटिकल रेंज है। लाइफ प्रोसेस, राजनीतिक व्यवस्था की जीवन क्रिया का तात्पर्य बदलते पर्यावरण के अनुसार व्यवस्था में सातत्य बने रहना, है ना, तथा इनपुट आउटपुट का फ्लो बने रहना। तो क्या है कि परसिस्टेंस बना रहे। व्यवस्थाएं भले बदल रही हैं, है ना, 19वीं सदी से हम 20वीं सदी में आ रहे हैं ना, चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है मोर और लेस बना रहे, ये है ना, उसका जो बेसिक ढांचा है वो बना रहे। यही क्या है, सातत्य, इनपुट आउटपुट का फ्लो बना रहे। राजनीतिक व्यवस्था के सैद्धांतिक पहलू, लाइफ प्रोसेस ऑफ द सिस्टम है। तो राजनीतिक व्यवस्था के सैद्धांतिक पहलू लाइफ प्रोसेस ऑफ द सिस्टम है, जबकि व्यवहारिक पहलू राजनीति का सातत्य है। तो सैद्धांतिक पहलू क्या है, लाइफ प्रोसेस ऑफ द सिस्टम है कि सिस्टम बना रहे, और उसका व्यवहारिक पहलू क्या है कि सिस्टम में परसिस्टेंस, सातत्य बना रहे, है ना। फिर है परसिस्टेंस, तो व्यवस्था का सतत रूप से टिके रहना है, ये क्या है, परसिस्टेंस है। या मार्क्सवाद के रेडिकल चेंज या क्रांति के खिलाफ की अवधारणा है। तो मार्क्सिस्ट जो सिस्टम्स अप्रोच है उसको स्टेटस कोइस्ट कहते हैं, स्टेटस कोइस्ट कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो यूरोपियन सिस्टम है या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है उसको जो का त्यों बनाए रखना चाहती है। आप सिस्टम को अगर बुरा है तो उसको चेंज करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात। ईस्टर्न इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी को अलग अलग मानता है, जबकि अन्य समाजशास्त्री उसको एक ही मानते हैं। हन्ना अरेंट ईस्टर्न की कार्य पद्धति आर्किमिडीज है तथा वे वेवमंडल के किसी कोण में बैठकर पृथ्वी का अध्ययन करते नजर आते हैं ना, ये हन्ना अरेंट ऐसा बोलती हैं। प्रभाव रूप या फ्लो मॉडल, तो ईस्टर्न ने राज्य व्यवस्थाओं के निवेश निर्गत विश्लेषण को फ्लो मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। मिहान के अनुसार व्यवस्था तार्किक सिद्धांत दृष्टि से संदेहास्पद, अवधारणात्मक आधार पर धुंधला एवं अनुभाविकता के बिंदु से लगभग अनुपयोगी है। व्यवस्था सिद्धांत है ये तार्किक सिद्धांत दृष्टि से संदेहास्पद है, अवधारणात्मक आधार पर धुंधला है और अनुभाविकता के बिंदु से ये लगभग अनुपयोगी है। मिहान ऐसा बोलते हैं। पॉल क्रैस, रेंसीमैन, ग्यूसियानी आदि समीक्षकों ने ईस्टर्न की तीखी आलोचना की है। क्रासमैन के अनुसार ईस्टर्न का विश्लेषण अनुभाविक आधार पर न होने के कारण तथ्य शून्य एवं खोखला है। तथ्य शून्य एवं खोखला है क्यों, क्योंकि ये अनुभाविक इम्पीरिकल जो एनालिसिस पर बेस्ड नहीं है। रेंसीमैन उसे मार्क्सवादी विश्लेषण के विरुद्ध पश्चिमी पूंजीवादी समाज को बचाने का रक्षा तंत्र मानता है। ये मानता है कि कहीं ना कहीं ये जो यूरोपियन सिस्टम है, यूरोपियन लिबरल सिस्टम है, उसको ये बनाए रखने की बात कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ग्यूसियानी जैसे समाजवादी विश्लेषक इसे यथास्थिति को यानी वही स्टेटस कोइस्ट को बढ़ावा देने वाली बुर्जुआ प्रवृत्तियों का प्रतीक मानते हैं। तो हमको यहाँ पे इसकी आलोचना भी हम कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोगों ने सिस्टम अप्रोच को पढ़ लिया है। अब हम लोग किसको, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल की तरफ बढ़ेंगे।